ठीक उसी क्षण रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान अपने आध्यात्मिक जगत की ओर केंद्रित कर लिया। वह विश्वात्मा क्षेत्र में खड़ा हुआ अग्नि की ओर मुंह करके पूछा, अग्नि, क्या ये बर्फ और अग्नि मोती सचमुच उतने ही शक्तिशाली हैं जितना मन की ब्रो ने कहा था? मैं विश्व आत्माविद नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि मोतियों की छिपी हुई शक्ति कितनी शक्तिशाली है, लेकिन मुझे यह आभास हो रहा है कि ये दोनों मोती साधारण नहीं हैं। वह छोटा बंदर जैसा राक्षस बैंगनी लबादा धारण करने वाला विश्वात्मावादी है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही काफी मजबूत है, और चूंकि उसने ऐसा कहा है, मुझे यकीन है कि वे दोनों मोती कोई साधारण वस्तु नहीं होंगे। आखिर इस सम्राट मकबरे का स्वामी एक असाधारण व्यक्तित्व है, तो उसके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं कमजोर कैसे हो सकती हैं? अग्नि ने कहा, मैं समझ गया। रुद्र ने बोलते हुए एक विचार के साथ अपना ध्यान वापस अपने शरीर में केंद्रित किया। उसने अपनी आंखें खोलीं और बोला, यहाँ मौजूद सभी लोग कृपया इस जगह से दूर रहें और पहले बाहर चले जाएं। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रुद्र, सुरु और सुमेई को बचाना ही है। चाहे उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण बची हो, चाहे असफलता का परिणाम पूरे महाद्वीप के लिए विपत्ति ही क्यों न हो, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। यह रुद्र की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे, विशेषकर वे लोग जिन्होंने रुद्र से सुरु और सुमेई को छोड़ने का आग्रह किया था। उनके चेहरे पर बहुत भाव थे, लेकिन अंततः किसी ने भी वहां से जाने का फैसला नहीं किया। शुरू से अंत तक वे वहीं खड़े रहे और एक कदम भी नहीं हिले। भाई रुद्र, मैं वीर वास्तव में मृत्यु से भयभीत हूँ, लेकिन मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ। मैं आपको भाई मानता हूँ, इसलिए चाहे ये सफल हो या असफल, मैं जीवन मरण में आपके साथ रहूंगा। वीर ने कहा, बिल्कुल सही, वीर सही कह रहा है। रुद्र, चिंता मत करो और आगे बढ़ो। परिणाम चाहे जो भी हो, हम तुम्हारा साथ देंगे। हाँ जूनियर रुद्र, आज हम जिस मुकाम पर हैं, वो सब तुम्हारी वजह से ही संभव हो पाया है। ऐसे समय में हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? जूनियर रुद्र, मेरी शक्ति बेकार है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरे दिल से आपका साथ दूंगा। मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रुद्र को आश्चर्य तब हुआ जब उसने वास्तव में निर्णय लिया, चाहे वे लोग हों जिन्होंने उसे सुरु और सुमेई को बचाने के लिए उकसाया हो, या वे लोग जिन्होंने उसे उन्हें छोड़ने के लिए उकसाया हो, उस क्षण वास्तव में वे सभी उसके निर्णय का समर्थन कर रहे थे। ये कहना जरूरी है कि जब रुद्र को उस भीड़ का समर्थन मिला जिसने उनके जीने या मरने की परवाह नहीं की, तो उसका दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका कम से कम यह मतलब था कि वह उन्हें बिना किसी कारण के परिवार नहीं मानता था और उसने उनके लिए जो कुछ भी किया वह व्यर्थ नहीं था। भले ही उनमें से कुछ कायर थे, भले ही उनमें से कुछ स्वार्थी थे, फिर भी वे उसके भरोसे के लायक लोग थे, और वे लोग थे जो महत्वपूर्ण क्षणों में उसके लिए खड़े होते। धमाका। लेकिन ठीक उसी समय अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। आत्मा संरचना के भीतर मौजूद बर्फ और ज्वालाएं वास्तव में आत्मा संरचना को तोड़कर बाहर निकल आईं। नीले रंग की बर्फ और लाल रंग की ज्वालाएं आपस में मिलकर ठंडी और गर्म हवा की एक लहर बन गईं और सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। आप सभी जल्दी से निकल जाए। आप जितनी दूर होंगे उतना ही अच्छा होगा। ये देखकर विशालकाय बंदर राजा ने जोरदार दहाड़ लगाए और उसी समय उसके हाथ लगातार बदलते रहे और उसने अजीबोगरीब हस्त मुद्राएं बनाईं। उसी क्षण एक विशाल बैंगनी रंग की आत्मा संरचना ज्वार की तरह उसके शरीर से निकली और उसने वास्तव में बर्फ और आग को रोक दिया। बंदर भाई, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकूंगा, रुद्र ने कहा। मैं भी यहीं रुक जाऊंगी, रूबी ने भी कहा। नहीं, तुम दोनों के पास जो आत्मा संरचना की शक्ति है उससे तुम कोई मदद नहीं कर पाओगे। यहाँ रुकने से मुसीबत और बढ़ जाएगी। जल्दी निकलो, सब लोग बाहर निकलो, वरना मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा और इन दोनों मोतियों के वश में हो जाऊंगा। लेकिन उसी क्षण विशालकाय बंदर राजा का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी खून जैसी लाल आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। उसी क्षण सब लोग चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे चले जाएं या नहीं, इसलिए लगभग सभी ने अपनी निगाहें रुद्र की ओर घुमा लीं। बंदर भाई, क्या तुम उनकी जान बचा सकते हो? रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने विशालकाय बंदर राजा को उस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी नज़र में विशालकाय बंदर राजा एक ऐसा प्राणी था जो न आकाश से डरता था और न ही धरती से। लेकिन वह विशालकाय बंदर राजा की वर्तमान स्थिति को समझ सकता था, क्योंकि उसे पहले से ही उन दो मोतियों की शक्ति की भयावहता का अनुभव था। ये सचमुच वैसा ही था जैसा कहा गया था। उन दो मोतियों की असली शक्ति सीलबंद थी, और वे पूरी तरह से खुले नहीं थे। अगर वे पूरी तरह से खुले होते तो विशालकाय बंदर राजा की मौजूदगी में 9 प्रांतों के महाद्वीप में उन दो मोतियों के बारे में कोई कुछ नहीं कर पाता। इसलिए रुद्र बहुत चिंतित था। उसे डर था कि विशालकाय बंदर राजा के तरीकों से भी सुरु और सुमेई को बचाया नहीं जा सकेगा। अरे लड़के, चिंता मत करो। चाहे मैं, तुम्हारा बंदर भाई, अपनी जान भी जोखिम में डाल दूं, मैं तुम्हारी दोनों पत्नियों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी से यहाँ से चले जाओ।
यहाँ रहकर तुम मुझे केवल विचलित करोगे और मेरी योजनाओं में बाधा डालोगे। विशालकाय बंदर राजा ने अपना सिर घुमाया और उसके होठों के कोनों पर एक विश्वसनीय मुस्कान उभर आई। तो मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। हम सब यहाँ से निकलकर नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के बाहर इंतजार करेंगे। जवाब में रुद्र ने भी बिना झिझक के कहा। वह मुड़ा, चिल्लाया और फिर सबसे आगे दौड़कर हजार हड्डियों के कब्रिस्तान के निकास द्वार की ओर चल पड़ा। उसी समय बाकी लोग भी एक एक करके उसके पीछे पीछे भागे। वे सब जल्दी से बाहर निकल भागे क्योंकि उन्हें बर्फ और अग्नि मोतियों की आभा महसूस हो रही थी। उस भयानक आभा ने सचमुच उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। धमाका हुआ। जैसे ही रुद्र और अन्य लोग प्रवेश द्वार पर पहुंचे, हजार हड्डियों के कब्रिस्तान के गहरे हिस्से से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। उसी समय कान फाड़ देने वाली चीखें भी सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें बेहद डरावनी थीं। ये जानवरों की दहाड़ जैसी लग रही थीं, फिर भी भूतों की चीख जैसी। कुल मिलाकर ये इंसानों की आवाज़ें नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इतनी दूर से आने के बावजूद लोग ठंड और गर्मी के एक साथ मौजूद होने का अजीब सा एहसास कर सकते थे। वह आभा लगभग पूरे हजार हड्डियों के कब्रिस्तान में फैल गई, जिससे हजार हड्डियों के कब्रिस्तान की अतुलनीय कठोर दीवारें डर के मारे कांपने लगीं और लगातार थरथराने लगीं। रुद्र, हमें क्या करना चाहिए? दोनों मोती तो भाग नहीं पाए होंगे, है ना? उसी क्षण कई लोग घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही कदम क्या होगा, इसलिए सबने रुद्र की ओर देखा। चिंता मत करो मंकी ब्रो, इसे संभाल लेगा। चलो चलते हैं। रुद्र की आंखों में चमक आ गई। फिर कुछ देर तक हजार हड्डियों के कब्रिस्तान को ध्यान से देखने के बाद वह उछला, निकास द्वार से बाहर निकला और भीड़ को लेकर हजार हड्डियों के कब्रिस्तान से दूर चला गया। क्योंकि अपनी तीव्र आध्यात्मिक शक्ति के बल पर रुद्र यह महसूस कर सकता था कि विशालकाय बंदर राजा इस समय पूरी तरह से स्वस्थ है। यद्यपि बर्फ और अग्नि मोतियों की शक्ति बहुत प्रबल थी, फिर भी वह विशालकाय बंदर राजा की पहुंच में थी। रुद्र और अन्य लोग हजार हड्डियों के कब्रिस्तान से निकलने के बाद भागने के लिए ज्यादा दूर नहीं गए। विशेष तरीकों का इस्तेमाल करते हुए वे सभी बादलों की ओर तेजी से बढ़े और हजार हड्डियों के कब्रिस्तान में हो रहे बदलावों को करीब से देखने लगे। और रुद्र और अन्य लोगों के आकाश में उड़ने के कुछ ही समय बाद नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में स्थित हजार हड्डियों के कब्रिस्तान से अंतहीन गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। आवाजें तेज होती गईं। पहले तो वे घंटियों जैसी थीं, फिर बाद में गरजने जैसी। अंत में विशाल पर्वत भी कांपने लगे। पहाड़ों पर अनगिनत गहरी दरारें फैल गईं, जिससे कई चोटियां टूट गईं और असंख्य चट्टानें लुढ़क कर नीचे गिर गईं। घना धुआं आसमान में तेजी से फैल गया। इसे देखकर रुद्र, रूबी और जय तीनों के पसीने छूट गए। नीले ड्रैगन स्कूल के लोगों और रुद्रवंश के सदस्यों की तो बात ही अलग है। भय से उनके पसीने छूट रहे थे और उनके शरीर कांप रहे थे। कुछ लोग तो खड़े होने की क्षमता भी खो बैठे, क्योंकि धमाकों के साथ ही असीम भयावह आभा की 3 लहरें भी उस स्थान पर फैल गईं और उसे घेर लिया। हालांकि ये रुद्र और रूबी द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई आत्मा संरचना का ही परिणाम था। अगर वह आत्मा संरचना न होती तो केवल उन 3 आभाओं के बल पर ही वे वहां मौजूद कई लोगों को कुचलकर मार सकते थे। ये किस स्तर की शक्ति है? विशाल पहाड़ों को लगातार टूटते बिखरते, घने धुएं में बदलते और यहाँ तक कि पर्वत श्रृंखला के बाहरी हिस्से पर भी असीम आभा का प्रभाव पड़ते देख रुद्र भी दंग रह गया। उसने मन ही मन आह भरी। सौभाग्यवश नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला के पार का क्षेत्र तलवार देवता घाटी द्वारा पहले ही नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला की सीमाओं के भीतर कोई भी जीवित नहीं था। अन्यथा आज फिर से अनगिनत लोग मारे जाते। तलवार देवता घाटी में तुमने जो किया था उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक रुद्र के कानों में एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो जय मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उस क्षण रुद्र केवल असहाय होकर मुस्कुरा सकता था, क्योंकि उस दिन जब दिव्य बिजली की शक्ति दिखाई गई थी, रुद्र पहले ही अपनी चेतना खो चुका था। इसलिए उसे खुद भी नहीं पता था कि उस दिन विनाश कितना भयानक था। वास्तव में अब तक वह तलवार देवता घाटी में वापस नहीं गया था। उसने स्वयं द्वारा किए गए विनाश को नहीं देखा था और केवल रूबी, जय और अग्नि के मुंह से ही इसके बारे में सुना था। धमाका अचानक एक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और पूरा नीला ड्रैगन पर्वतमाला कांप उठा। घना धुआं छंटने के बाद रुद्र और अन्य लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हजार हड्डियों के कब्रिस्तान का स्थान पूरी तरह से ढह चुका था। वह क्षेत्र एक छोटी घाटी में बदल गया था। उस क्षण उन्होंने गहरी भौहें चढ़ा लीं। हालांकि हजार हड्डियों के कब्रिस्तान भूमिगत स्थित था, इसलिए घाटी कितनी भी गहरी क्यों न हो जाए, हजार हड्डियों के कब्रिस्तान प्रकट नहीं होगा। लेकिन वर्तमान नीले ड्रैगन पर्वत में हो रहे परिवर्तनों का अर्थ था कि राक्षसी बंदर राजा 2 मोतियों के विरुद्ध एक भयंकर युद्ध लड़ रहा था, और उस युद्ध की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने संपूर्ण नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला को अपनी चपेट में ले लिया था, और यहाँ तक कि नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से परे के स्थान भी प्रभावित हुए थे। ये भीषण युद्ध 1 दिन और 1 रात तक चला।
अंततः दूसरे दिन दोपहर होते होते धीरे धीरे शांति छाने लगी, और जब पूरे एक दिन और पूरी रात तक कांपती रही नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला अपनी पूर्व शांति में लौटी, तो वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। इससे पहले इसने तलवार देवता घाटी के विनाश को झेला था, और अब इसने राक्षसी बंदर राजा और बर्फ और अग्नि मोतियों के बीच युद्ध के परिणामों को झेला। यद्यपि वर्तमान नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला अभी भी एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन अब इसमें पहले जैसी खड़ी ढलान नहीं थी। कुछ ही चोटियों के बीच अजीबोगरीब शिखर थे, उनकी जगह कई घाटियां दिखाई दे रही थीं। हालांकि वह नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला देखने में थोड़ी कमजोर लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह मनुष्यों के रहने के लिए अधिक उपयुक्त थी। स्कूल के पुनर्निर्माण के लिए भी अधिक उपयुक्त थी, क्योंकि वहां उपयोग के लिए और भी कई पर्वत शिखर मौजूद थे। लेकिन रुद्र और बाकी लोगों का मन किसी गंजे पहाड़ की चोटी की प्रशंसा करने का नहीं था। वे विशालकाय बंदर राजा सुरु और सुमेई की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वे सोच रहे थे कि क्या बर्फ और अग्नि मोती सीलबंद हैं या नहीं। हालांकि किसी ने भी नीचे जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें हजार हड्डियों के कब्रिस्तान के बारे में पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि अंदर सुरक्षित है या खतरनाक। ये तरीका काम नहीं करेगा। मैं यहाँ यूं ही बैठा नहीं रह सकता, मुझे जाना होगा। आखिरकार रुद्र ने अपना कदम उठाया। उसने छलांग लगाई, प्रकाश की एक लकीर बन गया, और बादलों से उड़कर वह हजार हड्डियों के कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। रुद्र, मेरा इंतजार करो। ये देखकर रूबी भी तेजी से उसके पीछे पीछे नीचे उड़ गई। वरिष्ठ जय, हमें नीचे ले आइए। हम कनिष्ठ रुद्र का अनुसरण करेंगे और उनके साथ जिएंगे और मरेंगे। उसी समय नीले ड्रैगन स्कूल के शिष्यों और अन्य लोगों ने जय की ओर मदद की गुहार लगाए। विद्यालय प्रमुख, उस क्षण जय थोड़ी मुश्किल स्थिति में था। अंततः वह केवल नीले ड्रैगन स्कूल के प्रमुख जांगिर की ओर ही देख सका। ओह जय, आगे बढ़ो। आखिर हमारे पूर्वज अभी भी वही हैं। हम अपने अधिकारों के लिए उनकी सुरक्षा को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? जांगिर ने कहा। जैसी आपकी इच्छा। जवाब में जय ने भी जरा भी संकोच नहीं किया। उसने नीले ड्रैगन स्कूल और रुद्रवंश के लोगों को आकाश से नीचे उतार दिया। हालांकि उनकी वर्तमान साधना जांगिर से कहीं अधिक थी और उन दोनों की तुलना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी जांगिर एक विद्यालय के प्रमुख थे। उस समय उन्होंने जय की काफ़ी मदद भी की थी, इसलिए जय भी रुद्र की तरह ही जांगिर का बहुत सम्मान करते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। जब भीड़ नीचे उतर रही थी, रुद्र ने हजार हड्डियों के कब्रिस्तान का प्रवेश द्वार खोल दिया था। इसलिए भीड़ तनावग्रस्त भावों के साथ हजार हड्डियों के कब्रिस्तान में वापस चली गई। हे भगवान, क्या ये कुछ ज़्यादा ही डरावना नहीं है? हजार हड्डियों के कब्रिस्तान में दोबारा प्रवेश करते ही लगभग सभी के चेहरे के भावों में ज़बरदस्त बदलाव आ गया। यहाँ तक कि दुनिया का व्यापक अनुभव रखने वाले रुद्र, रूबी और जय ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उनके दिलों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि हजार हड्डियों का कब्रिस्तान सम्राट के मकबरे का प्रवेश द्वार था। ये वह स्थान था जिसे आदिराज ने अपने चरम काल में परिवर्तित करवाया था। इस स्थान की कठोरता अत्यंत प्रभावशाली थी, यहाँ तक कि रुद्र, रूबी या जय भी इसकी दीवारों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन ठीक उसी क्षण हजार हड्डियों के कब्रिस्तान की आसपास की दीवारों पर मोटी दरारें पड़ गईं। अनगिनत टूटे हुए पत्थर इधर उधर लुढ़कते हुए जमीन पर बिखर गए। कभी अपनी भव्यता के लिए मशहूर वह हॉल अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त होकर पहचान से परे हो गया था। लेकिन उस समय रुद्र को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वह तेजी से हजार हड्डियों के कब्रिस्तान में और अंदर चला गया, और जितना अंदर वह जाता गया, स्थिति उतनी ही गंभीर होती गई। अंततः रुद्र और अन्य लोग उस स्थान पर पहुंच गए जहां राक्षसी बंदर राजा और सुरु और सुमेई पहले मौजूद थे। वहां की दीवारें और जमीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। आसपास की जगह पर आग लगने के निशान थे, साथ ही एक बड़ा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। और विशालकाय बंदर राजा इस समय सबसे भयावह मध्य क्षेत्र में पालथी मारकर बैठा था। उसके विशेष वस्त्र लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और उसकी खाल पर आग से जलने के निशान थे, साथ ही कीचड़ के अवशेष भी थे। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोनों पर खून के कुछ धब्बे भी थे। स्पष्ट रूप से वह बुरी तरह घायल था, लेकिन सौभाग्य से विशालकाय बंदर राजा अभी भी जीवित था और उसके पीछे एक अत्यंत शक्तिशाली बैंगनी रंग की आत्मा संरचना थी। धुंधले रूप से आत्मा संरचना के भीतर दो आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वे सुरु और सुमेई थीं। साथ ही उन दोनों में अभी भी जीवन की आभा मौजूद थी। बंदर भाई, क्या तुम ठीक हो? उसी क्षण रुद्र तेजी से विशालकाय बंदर राजा के पास गया। उसका दिल दुखी था और वह आभारी भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सामने का दृश्य रुद्र को सब कुछ बता चुका था। भीषण युद्ध के बाद भी विशालकाय बंदर राजा को ही बढ़त प्राप्त थी। उसने बर्फ और अग्नि मोतियों को सुरु और सुमेई के शरीर में सफलतापूर्वक सील कर दिया था। वे दोनों लड़कियां फिलहाल सुरक्षित थीं, लेकिन इसके बावजूद विशालकाय बंदर राजा को भारी कीमत चुकानी पड़ी।
इसीलिए रुद्र आभारी भी था और साथ ही उसका दिल दुख से भरा हुआ था, उसे शर्म भी आ रही थी। लड़के, मुझे करेले जैसे चेहरे से मत देखो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हालांकि ये सौभाग्य की बात है क्योंकि दोनों मोतियों की शक्ति सील कर दी गई थी, वरना मेरी तो बात ही छोड़िए, मार्शल लॉर्ड स्तर के लोग भी उन दोनों मोतियों को पराजित नहीं कर पाते। जाओ अपनी दोनों पत्नियों को देखो, कुछ दिनों में वे होश में आ जाएंगी, शायद उन्हें उन दो मोतियों से कुछ लाभ भी मिल जाए। विशालकाय बंदर राजा के चेहरे पर अब भी वही जानी पहचानी मुस्कान थी, लेकिन ये शब्द बोलते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसका शरीर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। पुनर्निर्माण। बंदर भाई। विशालकाय बंदर राजा को बेहोश होते देख रुद्र घबरा गया। उसने विशालकाय बंदर राजा को सहारा दिया और उसी समय सभी लोग आकर उनके चारों ओर जमा हो गए। उनकी निगाहें विशालकाय बंदर राजा पर चिंता से भरी हुई थीं। हालांकि रुद्र, रूबी और जय के अलावा वहां मौजूद कोई भी उस विशालकाय बंदर राजा से वास्तव में परिचित नहीं था, फिर भी वे सभी जानते थे कि उस विचित्र रूप वाले विशेषज्ञ ने एक बेहद प्रभावशाली कार्य किया था। उसने भयानक बर्फ और अग्नि मोतियों को दबाकर रुद्र की प्रिय सुरु और सुमेई की जान बचाई थी। यहाँ तक कि आदिराज भी ऐसा करने में असमर्थ थे, इसलिए वे विशालकाय बंदर राजा के प्रति कृतज्ञता और सम्मान दोनों महसूस करते थे और जानते थे कि वह एक असाधारण विशेषज्ञ थे। कुछ देर जांच पड़ताल के बाद रुद्र, रूबी और अन्य लोग निश्चिंत हो गए। हालांकि वर्तमान में विशालकाय बंदर राजा बेहद कमजोर था और उसकी चोटें भी गंभीर थीं, फिर भी उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था। उस अवस्था में होने का कारण यह था कि उसने स्वर्ग की शक्ति और आत्मा की शक्ति का अत्यधिक उपयोग किया था। ऐसी स्थिति में यदि वह सावधानीपूर्वक अपना ध्यान रखे तो वह ठीक हो सकता है। विशालकाय बंदर राजा की स्थिति को स्थिर करने के बाद ही रुद्र, रूबी के साथ बैंगनी रंग के संरचना के सामने आया ताकि संरचना के भीतर की स्थिति का विस्तार से अवलोकन कर सके। वह आकृति अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थी। 10,000 से अधिक प्रकार के प्रतीक आपस में मिलकर बैंगनी रंग की आध्यात्मिक आकृति बना रहे थे। हर एक प्रतीक मानो जीवन प्राप्त कर चुका था, हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। तारों की तरह वे बैंगनी रंग की आध्यात्मिक आकृति के भीतर एक पूर्व निर्धारित कक्षा में चक्कर लगा रहे थे। आत्मा संरचना के अंतरालों से रुद्र संरचना के भीतर की स्थिति देख पा रहा था। सुरु और सुमेई शांतिपूर्वक अंदर लेटी हुई थीं। उन्होंने वास्तव में अपना पूर्व जैसा सुंदर रूप पुनः प्राप्त कर लिया था। एक का ठंडापन गायब हो गया था, दूसरी की ज्वालाएं एक सुंदर और प्यारी बन गई थी, दूसरी पवित्र और सौम्य। भले ही उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए थे, भले ही उनकी आभा अभी भी बहुत कमजोर थी, फिर भी वे सचमुच अपने पूर्व रूप में लौट आए थे। साथ ही उनके शरीर में मौजूद मोती धीरे धीरे स्थिर हो रहे थे क्योंकि विशेष शक्ति उनके शरीर के साथ सामंजस्य स्थापित कर रही थी। बंदर भाई, इस बार तो सचमुच तुम्हारी ही वजह से हुआ है। उसी क्षण रुद्र ने अपनी नज़र अपने पीछे सो रहे विशालकाय बंदर राजा की ओर डाली और उसका चेहरा कृतज्ञता से भर गया। बर्फ और अग्नि मोती सुरु और सुमेई के शरीरों में समाहित होने के कुछ दिनों बाद विशालकाय बंदर राजा का शरीर ठीक हो गया और उसी समय अमरेंद्र राजवंश की सेना आकाश से उतरी और पूरी तरह से उजाड़ नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर आ पहुंची। इसके तुरंत बाद किलिन राजकुमार के महल ने भी सैनिकों का एक बड़ा दल भेजा। तो वे रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए यहाँ आए थे। अमरेंद्र राजवंश ने 9 प्रांतों के महाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को बुलाया और निर्माण कार्य में सहायता के लिए 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भी भेजी। किलिन राजकुमार के महल ने भी इसी प्रकार लगभग 10,000 सैनिकों की एक विशाल सेना भेजी। साथ ही उन्होंने रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए नीला प्रांत की सीमाओं के भीतर सर्वश्रेष्ठ शिल्पकारों को भी इकट्ठा किया। ये खबर जल्द ही 9 प्रांतों के महाद्वीप में फैल गई। अमरेंद्र राजवंश ने स्वयं प्रथम श्रेणी के शिल्पकारों को आमंत्रित किया और रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए 10,000 राजवंश विशेषज्ञों को भेजा। इस अकल्पनीय घटना ने स्वाभाविक रूप से 9 प्रांतों के महाद्वीप को चौंका दिया। क्या आपने इसके बारे में सुना है? रुद्र नीले ड्रैगन स्कूल का पुनर्निर्माण करने जा रहा है। मैंने इसके बारे में सुना था। मैंने ये भी सुना था कि अमरेंद्र राजवंश ने व्यक्तिगत रूप से 9 प्रांतों के सभी क्षेत्रों से प्रथम श्रेणी के शिल्पकारों और विशेषज्ञों को रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। इतना ही नहीं, अमरेंद्र राजवंश ने तो कई दसियों हजार राजवंश विशेषज्ञों को भी भेजा था और मैंने सुना है कि वे सभी गहन स्तर के विशेषज्ञ हैं। कई दसियों हजार गहन स्तर के विशेषज्ञ। जरा उस संरचना की कल्पना कीजिए। कई दसियों हजार गहन स्तर के विशेषज्ञ शारीरिक श्रम कर रहे हैं, किसी के लिए एक विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ सुना है? हे भगवान, आप जो कह रहे हैं वह सच है या झूठ? ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना? रुद्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अमरेंद्र राजवंश को इतने सारे सैनिक भेजने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, है ना? 9 प्रांतों के वर्तमान महाद्वीप में हर जगह तरह तरह की अफवाहें फैल रही थीं। कुछ सच थीं, कुछ मनगढ़ंत बातें थीं जिन्हें बड़ा चढ़ाकर फैलाया जा रहा था।
और यह जानने के बाद रुद्र को अपना आदर्श मानने वाले कई युवाओं ने अफवाहों की सच्चाई या झूठ की पुष्टि किए बिना रुके नीला प्रांत की ओर प्रस्थान किया। वे अपने आदर्श को देखने के लिए नीले ड्रैगन स्कूल में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे थे। बेशक ऐसे भी कई लोग थे जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे और वास्तव में अफवाहों को खत्म करने के लिए इसकी तह तक पहुंचने के लिए कई दसियों हजार मील की दूरी तय करके नीला प्रांत आने की परवाह नहीं करते थे। हालांकि जब वे लोग जो इस पर विश्वास नहीं करते थे नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में पहुंचे तो वे तुरंत ही अचंभित हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर न केवल अमरेंद्र राजवंश की सेना और किलिन राजकुमार के महल द्वारा विशाल निर्माण कार्य किए रहे थे, बल्कि वहां विश्व आत्मा संघ के भी कई लोग मौजूद थे। विश्व आत्मा संघ ने न केवल विशेषज्ञों का एक बड़ा दल भेजा, बल्कि रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए नीले लबादे वाले विश्व आत्माविदों को भी भेजा। लगभग हर इमारत के हर इंच और मिलीमीटर पर आत्मा संरचनाएं बनाई गई थीं और वे भी नीले रंग की आत्मा संरचनाएं थीं। इसका ये भी अर्थ था कि रुद्र द्वारा पुनर्निर्मित नीले ड्रैगन स्कूल न केवल अतुलनीय रूप से भव्य और सुंदर था, बल्कि यह बहुत मजबूत और अविनाशी भी था। क्या विश्व आत्मा संघ के लोग भी रुद्र की मदद करने आ गए हैं? इस रुद्र में कुछ ज्यादा ही अकड़ है ना? तुम्हें क्या पता, रुद्र तो पहले विश्व आत्मा संघ का हिस्सा था। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही रुद्र ने विश्व आत्मा संघ को बचाया था। अभी रुद्र नीले ड्रैगन स्कूल का पुनर्निर्माण करना चाहता है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि विश्व आत्मा संघ कुछ लोगों को भेजे। शब्दों को यूं ही नहीं कहा जा सकता। हाँ, रुद्र ने विश्व आत्मा संघ को बचाया, लेकिन आखिर वह तो युवा पीढ़ी में है। वे नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, मुझे लगता है आप ये जानते ही होंगे, फिर भी रुद्र का उनसे मदद मांगना वाकई बहुत प्रभावशाली है। एक आलीशान सराय में मार्शल कल्टीवेशन विशेषज्ञों का एक समूह रुद्र द्वारा नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण की खबर पर चर्चा कर रहा था। आप सब लोग छोटी छोटी बातों पर हद से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद कुछ भी नहीं हैं। मैंने सुना है कि संजय सिंह भी वहां गया है। विश्व आत्मा संघ के वरिष्ठों की तो बात ही छोड़िए, एक प्रभावशाली कदकाठी वाले अच्छे अभ्यास वाले व्यक्ति ने कहा। उस बड़े आदमी की बातें सुनकर सराय में मौजूद सभी लोग अवाक और बेहद स्तब्ध रह गए। इसका कोई मतलब नहीं है। संजय सिंह की जान रुद्र ने बचाई थी, इसलिए उसका रुद्र की मदद करना स्वाभाविक है। अगर वह मदद नहीं करता तो यह अजीब बात होती। ठीक उसी समय दूसरी मेज पर सफेद कपड़े पहने एक युवक ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, ओह भाई, आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि आपको और भी सनसनीखेज खबर पता है ना? ये देखकर कि कोई उसकी बात काट रहा है, उस बड़े आदमी ने तुरंत नाखुशी के भाव प्रकट कर दिए। बकुल सही, अगर ऐसी खबरें भी काफ़ी नहीं हैं तो फिर कुछ और भी बढ़िया खबरें सुनाओ। उसी समय उस हटे कट्टे आदमी के दोस्त मानो तलवारें खींचे और धनुष ताने खड़े थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने उस नौजवान को गुस्से भरी निगाहों से देखा। भीड़ के रवैये का सामना करते हुए सफ़ेद कपड़े पहने युवक जरा भी नहीं डरा। उसने अपने बगल में खड़े सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, मेरे स्कूल के प्रधानाध्यापक अभी अभी नीला प्रांत से लौटे हैं। संयोगवश नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला से गुजरे और उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसके बारे में आप में से कोई नहीं जानता। ये क्या आप ही स्वर्गलोक के प्रथम स्तर के विशेषज्ञ व्हाइट माउंटेन स्कूल के प्रमुख सीनियर व्हाइट हैं? जब उन बड़े आदमियों ने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वे सभी कुछ कदम पीछे हट गए और उनके चेहरे पर भय के भाव प्रकट हुए। जी हाँ, मैं श्वेतांश हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर हल्के से अपनी आस्तीन झटक दी। असीम दिव्य शक्ति का एक विस्फोट हुआ जिससे सराय हिल उठी। उसके और सफ़ेद वस्त्र पहने युवक के अलावा सराय में मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़े और खड़े होने में असमर्थ हो गए। सीनियर श्वेतांश, दया करो। सीनियर श्वेतांश, दया करो। हमारी आंखें तो थीं, लेकिन हम माउंट ताई को पहचान नहीं पाए। हे वरिष्ठ श्वेतांश, आप एक महान व्यक्तित्व हैं, इसलिए कृपया हमारी गलतियों को क्षमा करें और हमें नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दें। उस बूढ़े व्यक्ति की अपार दिव्य शक्ति को महसूस करते हुए सभी लोग बेहद भयभीत थे और लगातार विनती करते रहे। श्वेतांश, मेरे लिए कुछ नौजवानों का नरसंहार करना उचित नहीं है। तुम सब उठो, बूढ़े ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर अपनी आस्तीन झटक दी जिससे बिखरी हुई दिव्य शक्ति वापस उसके शरीर में आ गई। उसने मेज पर रखी चॉपस्टिक उठाए और खाना जारी रखा। उसी क्षण जमीन पर पड़े लोग आखिरकार उठ खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे पर घबराहट और दहशत के भाव थे, लेकिन कोई भी वहां से जाने को तैयार नहीं था। वे वहीं खड़े रहे, सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को भयभीत होकर देखते रहे क्योंकि वे वास्तव में बहुत उत्सुक थे। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि श्वेतांश ने नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में वास्तव में क्या देखा था। नीले ड्रैगन स्कूल, जिसने पहले ही लोगों को अंतहीन रूप से चौंका दिया है। आखिर वहां कौन सी अनजानी घटनाएं घटी हैं और वे कितनी चौंकाने वाली होंगी। से सीनियर श्वेतांश, मुझे आश्चर्य है कि आपने नीला प्रांत में क्या देखा। क्या आप हमें बता सकते हैं?
आखिरकार एक विशालकाय व्यक्ति अपने दिल की जिज्ञासा को सहन नहीं कर सका और भय से भरे चेहरे के साथ हकलाते हुए पूछा। किसी के पूछने पर सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक नीचे रख दी और भीड़ पर एक नज़र डाली। भीड़ की उत्सुक निगाहों को देखकर बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गर्व का भाव और भी गहरा हो गया। तभी उन्होंने कहा, जो भी हो, ये बात देर सवेर सबको पता चल ही जाएगी, और चूंकि आप सब इतना जानना चाहते हैं तो बताने में कोई हर्ज नहीं है। दरअसल वर्तमान नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए केवल किलिन राजकुमार के महल, विश्व आत्मा संघ और अमरेंद्र राजवंश के लोग ही नहीं हैं। विशाल निर्माण परियोजना को अंजाम देने वाले लोगों के समूह के भीतर उत्कृष्ट कारीगरी वाले मानव शिल्पकारों, शक्तिशाली साधना वाले साधकों और आत्मा संरचना शक्ति को समझने वाले विश्व आत्माविदों के अलावा मैंने असंख्य विशालकाय राक्षसों को भी देखा। उनकी दहाड़ों से धरती कांप उठी और उनकी ताकत अतुलनीय थी। सबसे छोटा भी कम से कम कई मीटर लंबा था और बड़े वाले 10 मीटर से भी अधिक ऊंचे थे। और इतने शक्तिशाली राक्षस वास्तव में नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर मजदूरी कर रहे थे, और उन्हें इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। वे खुशी खुशी यह काम कर रहे थे और थके नहीं थे। 10 मीटर से भी ऊंचे राक्षस, वो क्या वे भयानक जीव थे? इतने शक्तिशाली और इतने विशाल शरीर वाले ये भयानक जीव कहाँ से आए? उसी क्षण उन सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। हाँ, बिल्कुल सही, वे वाकई भयानक जीव थे। उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। कम से कम मैंने तो यही देखा कि उनकी संख्या 10,000 थी। सफ़ेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने घमंड से कहा, हजारों की संख्या में विशालकाय जीव, इतने सारे विशालकाय जीव आखिर आए कहाँ से? ये शब्द सुनकर वे और भी चौंक गए। मुझे पता है, यह जरूर विशालकाय बंदर राजा होगा, वही रहस्यमय विशेषज्ञ जिसने 100 साल पहले संजय सिंह और जयेश को हराया था। वही विशालकाय बंदर राजा, 1000 राक्षसों के पर्वत का असली राक्षस राजा। ये निश्चित रूप से वही है। ये वही है जिसने 1000 राक्षसों के पर्वत से विशालकाय राक्षसों को रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए बुलाया था। आखिरकार ऐसी अफवाहें हैं कि विशालकाय बंदर राजा रुद्र का बड़ा भाई है। अंततः किसी ने इस पर ध्यान दिया और विशालकाय राक्षसों के मूल का अनुमान लगाया। किसी को उन भयानक जीवों की उत्पत्ति का सही अनुमान लगाते देख सफ़ेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, वह सही कह रहा है। उन भयानक जीवों की ताकत बहुत अधिक थी। इतनी बड़ी संख्या, इतनी ताकत, वास्तव में केवल 1000 राक्षसों के पर्वत के भयानक जीवों में ही ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक ऐसी खबर भी सुनी है जो मुझे लगता है कि आप सभी को चौंका देगी। वह ये है कि विशालकाय बंदर राजा ने घोषणा की है कि वह नीले ड्रैगन स्कूल में अतिथि गुरु के रूप में शामिल होंगे, और 1000 राक्षसों के पर्वत के सभी विशालकाय जीव भी नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में आकर नीले ड्रैगन स्कूल की सेवा करेंगे। वे अद्वितीय शक्तिशाली विशालकाय जीव जो सभी नियमों की अवहेलना करते हैं, नीले ड्रैगन स्कूल के रक्षक बनेंगे और उसी के साथ जिएंगे और मरेंगे। क्या सच में ऐसा कुछ है? 1000 राक्षसों के पर्वत के भयानक जीव तो बहुत ही डरावने हैं। मैंने सुना है कि 5 महान राक्षस राजा स्वर्गलोक के 5वें स्तर के शक्तिशाली प्राणी हैं, और पहले तो प्रतिष्ठित विला भी 1000 राक्षसों के पर्वत के भयानक जीवों से संघर्ष करने की हिम्मत नहीं करता था। और अभी इस दुनिया में फिर से आया हुआ विशालकाय बंदर राजा पहले से कहीं अधिक भयानक है। अपनी शक्ति से इसने 5 महान शक्तियों और विश्व आत्मा संघ से संबंधित युद्ध की दिशा बदल दी है। जयेश भी इसके हाथों मारा गया था, और मैंने सुना है कि अमरेंद्र राजवंश का सम्राट विक्रमादित्य भी इससे डरता था। 1000 दानव पर्वत जैसा कोई भी प्राणी अजेय कहा जा सकता है, और अभी तो 1000 दानव पर्वत के भयानक राक्षसी जीव नीले ड्रैगन स्कूल में शामिल हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल अकल्पनीय है। शक्तिशाली, सचमुच बहुत शक्तिशाली। स्कूल का पुनर्निर्माण भी नहीं हुआ है, फिर भी इतनी शक्ति, इतना प्रभाव पहले से ही मौजूद है। जब नीले ड्रैगन स्कूल का निर्माण पूरा हो जाएगा तो क्या वह 9 प्रांतों का नंबर 1 स्कूल नहीं बन जाएगा? 9 प्रांतों के महाद्वीप में अमरेंद्र राजवंश के अलावा कौन इसे हरा सकता है? ये खबर सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। सभी स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों में सदमा साफ झलक रहा था। कुछ लोगों का शरीर तो खबर सुनते ही कांपने लगा, वे पूरी तरह से अवाक रह गए थे। लेकिन वास्तव में सफ़ेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की कही बातें सच थीं। ऐसी खबरें, जिनमें से एक नीला प्रांत था, 9 प्रांतों के महाद्वीप के सभी स्थानों पर फैल रही थीं। अंत में जब ये खबर 9 प्रांतों में पूरी तरह फैल गई तो इसने एक बार फिर पूरे महाद्वीप को चौंका दिया। हालांकि वर्तमान नीले ड्रैगन स्कूल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ था, फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि अभी से ही यह कई विशेषज्ञों और शक्तियों की नज़र में नंबर 1 स्कूल बन चुका था। 1000 मॉन्स्टर माउंटेन के विशालकाय जीव भी इसमें शामिल हो गए थे और इसे अमरेंद्र राजवंश का संरक्षण प्राप्त था। भला ऐसे स्कूल को कौन हरा सकता था?
जयवंश, हरितकेश स्कूल, अग्निदेव स्कूल, स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी और गुप्त श्वेत संप्रदाय जैसी पहले से ही पतनशील शक्तियों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि प्रतिष्ठित विला और विश्व आत्मा संघ जो अभी भी अपने चरम पर थे, वे भी वर्तमान नीले ड्रैगन स्कूल के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते थे। नीला प्रांत, जो कई सौ वर्षों से वीरान पड़ा था, अंततः 9 प्रांतों के शीर्ष स्थान पर पुनः आसीन हो गया। नीले ड्रैगन स्कूल, जो कई सौ वर्षों से वीरान पड़ा था, अंततः एक बार फिर 9 प्रांतों का नंबर 1 स्कूल बन गया। और यह सब एक युवक की वजह से हुआ था, रुद्र। ये कहना गलत नहीं होगा कि रुद्र एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए। लोग रुद्र के कार्यों, उनकी अद्भुत उपलब्धियों को याद करने लगे और उनकी तुलना 9 प्रांतों के ऐतिहासिक महान चरित्रों से करने लगे। अंत में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, रुद्र 9 प्रांतों के महाद्वीप के ऐतिहासिक महान व्यक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली था। इनमें से कई व्यक्तियों, जिनमें आदिराज भी शामिल है, ने 20 वर्ष की आयु से पहले कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की थी और वे सभी अपने जीवन के बाद के चरणों में प्रसिद्ध हुए। लेकिन रुद्र अलग था। वह मात्र 17 वर्ष का था, फिर भी उसने 9 प्रांतों के महाद्वीप में कई किंवदंतियां रच दी थीं और प्रसिद्धि के शिखर पर था। यहाँ तक कि अमरेंद्र राजवंश को भी उसे सम्मान देना पड़ा और असीम रूप से शक्तिशाली राक्षसी बंदर राजा भी उसका बड़ा भाई था। इसलिए लोगों का मानना था कि रुद्र 9 प्रांतों के महाद्वीप में सबसे भयावह व्यक्ति था। रुद्र में ऐसी क्षमता थी जो इतिहास के महानतम व्यक्तियों में भी नहीं थी, और उसकी भविष्य की उपलब्धियां तो अकल्पनीय और अतुलनीय थीं, और लोगों ने खुद को बहुत भाग्यशाली समझा। सौभाग्यशाली कि उन्होंने स्वयं एक महान व्यक्तित्व के जन्म को देखा। हालांकि रुद्र का रास्ता आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। नीला प्रांत में एक मामूली पहचान वाले गुमनाम बाहरी दरबारी शिष्य से वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले वह नीले ड्रैगन स्कूल का नंबर 1 शिष्य बना, फिर उसका नाम नीला प्रांत में गूंज उठा और अंततः वह एक महान व्यक्तित्व बन गया जिसे पूरे महाद्वीप में हर परिवार जानता था। रुद्र की विकास गति वाकई आश्चर्यजनक थी। हालांकि अभी उन्हें 9 प्रांतों के महाद्वीप का नंबर 1 व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। हालांकि अभी वे युवा पीढ़ी के हैं, लेकिन हर कोई जानता था कि रुद्र में मौजूद क्षमता उन्हें अभूतपूर्व शिखर तक पहुंचाएगी। चाहे वर्तमान के शक्तिशाली लोग हों या इतिहास के शक्तिशाली लोग, रुद्र एक एक करके उन सभी को पीछे छोड़ देंगे और फिर कोई भी उनके बराबर नहीं रह पाएगा। रुद्र के नेतृत्व में वर्तमान नीले ड्रैगन स्कूल ने अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया है। हालांकि स्कूल का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था, फिर भी 9 प्रांतों के सभी क्षेत्रों से युवा प्रतिभाशाली छात्र नीले ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में नीले ड्रैगन स्कूल में प्रवेश पाने की इच्छा से आ चुके थे। उस स्थिति को देखते हुए नीले ड्रैगन स्कूल के पास परीक्षा को आगे बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। चूंकि स्कूल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने शिष्यों की भर्ती शुरू कर दी। आखिरकार यह मनुष्यों का स्कूल था, इसलिए वे केवल 1000 राक्षसों के पर्वत के विशालकाय राक्षस पर ही निर्भर नहीं रह सकते थे। शिष्यों की भर्ती करना अत्यंत आवश्यक था। इसके अलावा नीले ड्रैगन स्कूल में शामिल होने के इच्छुक लोगों में से कई असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे नीले ड्रैगन स्कूल के कई पूर्व शिष्यों से कहीं अधिक उत्कृष्ट थे। यहाँ तक कि कई युवा शिष्य ऐसे भी थे जिन्होंने गहन साधना का स्तर प्राप्त कर लिया था। इस प्रतिभा को देखकर जहांगीर बेहद प्रभावित हुए और इसे खोने का उन्हें बिल्कुल भी मन नहीं था। और चूंकि नीले ड्रैगन स्कूल बड़े पैमाने पर शिष्यों की भर्ती कर रहा था, इसलिए नीले ड्रैगन स्कूल के वे वरिष्ठ और शिष्य जो किलिन राजकुमार के महल द्वारा रुद्र और नीले ड्रैगन स्कूल को हटाने के प्रयास के दौरान स्कूल छोड़कर चले गए थे, आशा से भरे दिलों के साथ वापस लौटे। उन्होंने निडर होकर नीले ड्रैगन स्कूल में पुनः प्रवेश की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें निर्मम अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। नीले ड्रैगन स्कूल ने उन गद्दारों को कोई मौका नहीं दिया। नीले ड्रैगन स्कूल के साथ जीने और मरने को तैयार बुजुर्गों और शिष्यों के अलावा, जो 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में प्रवेश करते थे, चाहे वे शिष्य हों या बुजुर्ग, नीले ड्रैगन स्कूल पूरी तरह से नए लोगों को चुनता था और सबसे पहले उत्कृष्ट लोगों को चुनना शुरू करता था। नीले ड्रैगन स्कूल के विकास के लिए रुद्र ने 10 मिलियन गहन मनके को नीले ड्रैगन स्कूल के विकास की नींव के रूप में इस्तेमाल किया। ये संख्या देखकर जहांगीर सचमुच दंग रह गया। उसे लगा जैसे वह सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। पहले तो वह इसे स्वीकार भी नहीं करना चाहता था, लेकिन रुद्र के आग्रह पर उसने आखिरकार उन्हें ले लिया। 10 मिलियन गहन मनके प्राप्त करने के बाद जहांगीर ने स्कूल प्रमुख का पद रुद्र को सौंपने की इच्छा जताई, क्योंकि वह जानता था कि नीले ड्रैगन स्कूल में प्रवेश के इच्छुक कई प्रतिभाशाली युवा उसके लिए नहीं बल्कि रुद्र के लिए आए थे। वास्तव में उसके पास नीले ड्रैगन स्कूल का प्रमुख बनने की योग्यता नहीं थी। प्रमुख बने रहने से शिष्य वास्तव में असंतुष्ट हो जाते, लेकिन रुद्र ने कहा कि फिलहाल आदिराज जीवित हैं, इसलिए देर सवेर उनका पुनर्जन्म होगा। उस समय नीले ड्रैगन स्कूल का कार्यभार सीधे उन्हें सौंपना उचित होगा। रुद्र तो केवल नीले ड्रैगन स्कूल का एक साधारण शिष्य बनकर रहना चाहता था, इसलिए स्कूल प्रमुख का पद अस्थायी रूप से जहांगीर के पास ही रहना चाहिए। उस परिस्थिति का सामना करते हुए जहांगीर को लगा कि इससे अधिक कुछ कहना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने केवल नीले ड्रैगन स्कूल के प्रमुख के रूप में अपना काम जारी रखने का निर्णय लिया।
हालांकि उन्होंने ऊपरी तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वे रुद्र के प्रति असीम रूप से आभारी थे क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। जिस युवक को पहले कई लोग नापसंद करते थे, उसने वास्तव में नीले ड्रैगन स्कूल का भाग्य बदल दिया था। जैसे जैसे नीले ड्रैगन स्कूल, जो 1000 साल पहले 9 प्रांतों में नंबर 1 स्कूल था, अपनी पुरानी शान को फिर से हासिल कर रहा था, वहीं नीला प्रांत में एक और शक्तिशाली स्कूल, जो 1000 साल पहले इसी प्रांत में स्थित था, आज भी बेहद वीरान पड़ा था। ये वॉर्ड स्कूल था, जो वॉर्ड माउंटेन रेंज में स्थित था। वॉइड स्कूल के मुख्य हॉल में एक असहाय आह सुनाई दी। यह आह वॉइड स्कूल के प्रमुख ने भरी। वे मुख्य हॉल में प्रमुख स्थान पर बैठे थे। हॉल के भीतर बैठे प्रबंधक वरिष्ठों की ओर देखते हुए बोले, नीले ड्रैगन स्कूल ने अपनी पूर्व समृद्ध शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरा वॉइड स्कूल अभी भी अज्ञात है। अभी तो हमें वॉइड पर्वत श्रृंखला से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल, जिसकी स्थापना कुछ ही वर्षों पहले हुई है, के कारण हम और भी चिंतित हैं। संस्थापक से मेरा कोई वास्ता नहीं है। प्रमुख विद्यालय प्रमुख, क्या पहले से ही ऐसी अफवाहें नहीं फैली हैं कि रुद्र उसी वर्ष का श्री ग्रे क्लॉक है? चाहे कुछ भी कहा जाए, मेरे शून्य विद्यालय का श्री ग्रे क्लॉक से कुछ न कुछ संबंध तो है ही। यदि रुद्र सचमुच वही श्री ग्रे क्लॉक है, तो हम नीले ड्रैगन विद्यालय से सहायता मांग सकते हैं। अगर नीले ड्रैगन स्कूल मदद करने को तैयार है, तो छोटा सा लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल शून्य पर्वत श्रृंखला पर जबरदस्ती कब्जा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? एक वरिष्ठ प्रबंधक ने कहा। जो भी हो, अफवाह को छोड़ दे तो भी, अगर रुद्र सचमुच मिस्टर ग्रे क्लॉक हैं भी, तो उन्होंने उस समय अपनी तरफ से पूरी मदद और सहयोग दिया था। अब हमें उनसे दोबारा मदद मांगने का क्या कारण है? वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भला उन्होंने रुद्र से मदद मांगकर अपनी किस्मत आजमाने के बारे में क्यों नहीं सोचा होगा? जब नीले ड्रैगन स्कूल पर पहली बार खतरा मंडराया था, तब उसके वॉर्ड स्कूल ने कुछ नहीं किया था। अब तो उनकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है, यहाँ तक कि उसे खुद भी लगा कि उससे लिपटकर उसके पास जाना ठीक नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इतनी बेशर्मी से ऐसा नहीं करेगा। प्रमुख विद्यालय प्रमुख, लेकिन इस समय मेरे शून्य विद्यालय के सामने जो समस्या है, वह है विद्यालय क्षेत्र का नुकसान। यदि शून्य पर्वत श्रृंखला छोड़ने पर कमल फूल विद्यालय हमें जाने देने के लिए तैयार है, तो ठीक है, लेकिन अगर वे तैयार नहीं हैं, तो हमारे लिए स्थिति को सुधारना बहुत मुश्किल होगा। मुझे डर है कि हम एक तीसरे दर्जे के स्कूल बनकर रह जाएंगे और शायद हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बुजुर्गों ने बड़ी सावधानी से सलाह दी। ये तो अपरिहार्य है। किसने हमें इतना लालची बना दिया कि हम उस लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के खिलाफ जमीन के लिए लड़ाई लड़ें? अगर हमने लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई न की होती, तो हम आज इस स्थिति में न होते। वॉर्ड स्कूल के प्रमुख के चेहरे पर खेद के भाव थे। कुछ समय पहले शून्य विद्यालय की सीमाओं पर स्थित एक भूभाग में बहुमूल्य अयस्क की नसें खोजी गईं। ये नसें बहुत मूल्यवान थीं और यदि इनका खनन किया जाता, तो इनसे बड़ी मात्रा में साधना संसाधन प्राप्त किए जा सकते थे, जिससे शून्य विद्यालय की नींव और मजबूत हो जाती। लेकिन शून्य विद्यालय के पड़ोसी विद्यालय कमल फूल विद्यालय ने भी उन अयस्क शिराओं की खोज कर ली। दोनों पक्षों का दावा था कि अयस्क शिराएं उन्हीं की हैं, इसलिए अपने अपने हितों के लिए इन दो निम्न श्रेणी के विद्यालयों के बीच एक अपरिहार्य युद्ध छिड़ गया। लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल की स्थापना को अभी कुछ ही दशक हुए थे। हालांकि इसके संस्थापक के पास कुछ विधियां थीं, लेकिन वे दशकों से लापता थे। अगर वे लापता नहीं भी हुए, तो भी उनकी मृत्यु वृद्धावस्था के कारण हो जानी चाहिए थी। लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल की बात करें तो उनके वर्तमान प्रमुख की क्षमता वॉइड स्कूल के प्रमुख की तुलना में कहीं कम थी, और उनके वरिष्ठों की साधना भी वॉइड स्कूल के वरिष्ठों जितनी मजबूत नहीं थी। उनके स्कूल की नींव भी वॉइड स्कूल की तुलना में काफ़ी कमजोर थी, इसलिए उन्हें द्वितीय श्रेणी के स्कूलों में सबसे कम विकसित संस्था कहा जा सकता है। तो बांस तोड़ने जैसी ताकत से वॉर्ड स्कूल ने लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल को इतनी बुरी तरह हराया कि वे अपने ही मल में लौट रहे थे और मुरझाए फूलों और बहते पानी की तरह दिख रहे थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि ठीक उसी निर्णायक क्षण में, जब वॉर्ड स्कूल की सेना लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के अंदर पहुंचकर उन्हें सबक सिखाने की तैयारी कर रही थी, तभी लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के संस्थापक लॉर्ड्स फ्लावर ओल्डमैन प्रकट हो उठे। 100 वर्ष से अधिक आयु के इस वृद्ध व्यक्ति का जीवन इतना सुखमय नहीं होना चाहिए था कि वे न केवल जीवित रह रहे थे, बल्कि उनकी साधना भी गहन साधना के 8वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने दर्जनों वर्ष पहले ही एक विशेषज्ञ की विरासत प्राप्त कर ली थी और कोई विशेष गोली खा ली थी जिससे उनकी आयु बढ़ गई थी। बीते वर्षों में वे एकांतवास में रहकर लगन से साधना करते रहे, और जब कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपना परिचय दिया, तो उसने शून्य विद्यालय के लिए ज़्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं की। उसने न केवल शून्य विद्यालय के लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्हें शून्य विद्यालय में वापस जाने दिया। इतने उदार कमल पुष्प वृद्धजन के सामने शून्य विद्यालय के प्रमुख को शर्मिंदगी महसूस हुई। साथ ही उन्होंने प्रशंसा भी व्यक्त की और विद्यालय लौटने पर कमल पुष्प विद्यालय को अयस्क की नसें भेंट करने तथा वरिष्ठ की उदारता के लिए आभार व्यक्त करने हेतु भारी उपहार तैयार करने की योजना बनाई।
लेकिन किसने सोचा होगा कि यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति की नज़र शून्य पर्वत श्रृंखला पर थी। शून्य विद्यालय की सेना के शून्य विद्यालय में लौटने के बाद वह वास्तव में शून्य विद्यालय को 1 महीने के भीतर शून्य पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलने और शून्य पर्वत श्रृंखला को अपने कमल के फूल वाले विद्यालय को सौंपने के लिए मजबूर कर रहा था, अन्यथा वह एक भीषण नरसंहार शुरू कर देगा और इतने लोगों को मार डालेगा कि कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और आज 1 महीने की समय सीमा का आखिरी दिन था। वार्ड स्कूल के सामने एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उन्हें वार्ड पर्वत श्रृंखला छोड़नी ही थी। उनका लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल तो एक छोटा सा स्कूल है, इसे दूसरे दर्जे का स्कूल कहना भी उनकी तारीफ करना है। अगर उस लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के बुजुर्ग को किस्मत से इतनी बड़ी सफलता न मिली होती और उन्हें किसी विशेषज्ञ की विरासत न मिली होती जिससे न सिर्फ उनकी उम्र बढ़ी बल्कि उनकी साधना भी बहुत बढ़ गई, तो उनका लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल हमारे वार्ड स्कूल को कैसे हरा पाता। कई वरिष्ठ प्रबंधकों ने गुस्से में कहा, जो भी हो, मन में कोई बैर मत रखो। उस कमल के फूल जैसे बूढ़े ने शून्य विद्यालय को सीधे तौर पर नष्ट न करके और हमें शून्य पर्वत श्रृंखला से खदेड़कर अपनी ओर से पूरी भलाई की है। अगर हमें किसी को दोष देना ही है तो हम केवल यही कह सकते हैं कि हमारी क्षमताएं उनकी क्षमताओं से कमतर हैं। हम उन्हें इस बात के लिए कैसे दोष दे सकते हैं कि उन्हें एक विशेषज्ञ की विरासत मिली है। आदेश जारी करो, सभी वरिष्ठ और शिष्य मेरे साथ चलें। हम शून्य पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलेंगे। जब तक मेरे शून्य विद्यालय में एकता बनी रहेगी, हम जहां भी जाएंगे पूर्वी पर्वतों पर सूर्य की तरह फिर से उदय होंगे। शून्य विद्यालय के प्रमुख ने आदेश दिया और तब से शून्य विद्यालय के प्रमुख और प्रबंधक बुजुर्गों के नेतृत्व में शून्य विद्यालय के कई लाख शिष्यों ने भव्य रूप से कतारें और समूह बनाकर शून्य पर्वत श्रृंखला को छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वे वार्ड स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहीं पर लोगों और घोड़ों का एक समूह प्रकट हुआ। उन लोगों के वस्त्रों पर कमल के फूल अंकित थे। उनकी अधिकांश शक्तियां शून्य विद्यालय के प्रमुख और प्रबंधक वरिष्ठों से कमतर थीं। हालांकि सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति, जिसके सिर पर बहुत कम बाल थे, झुर्रियों से भरा चेहरा था, माचिस की तीली की तरह पतला था और एक सूखे शव जैसा दिखता था, वास्तव में गहन साधना के 8वें स्तर की शक्ति रखता था। अन्य प्रांतों में शायद ऐसी साधना का इतना महत्व न हो, लेकिन नीला प्रांत में ऐसी साधना रखने वाले व्यक्ति को ही सर्वोच्च विशेषज्ञ कहा जा सकता था। वे कमल पुष्प विद्यालय के संस्थापक कमल पुष्प वृद्ध पुरुष थे। वरिष्ठ कमल पुष्प, आइए हम अपनी कही बात का पालन करें। मैं आपकी विनती मानकर शून्य पर्वत से बाहर निकल जाऊंगा, इसलिए आशा करता हूं कि आप भी अपना वादा निभाएंगे और मुझे शून्य विद्यालय का मार्ग जीने देंगे। शून्य विद्यालय के प्रमुख ने कमल पुष्प वृद्ध व्यक्ति को देखकर आगे बढ़कर यह कहा। गहन साधना के 8वें स्तर पर उस वृद्ध व्यक्ति का सामना करते हुए वह वास्तव में उससे भयभीत हो गया। कुकु एक, चिंता मत करो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। लेकिन इस विषय पर आपके शून्य विद्यालय में वाकई कुछ अच्छे विद्यार्थी हैं। अभी आप एक महान विद्यालय प्रमुख उस कुत्ते की तरह हैं जो अपना घर खो बैठा है। क्या आप वाकई अपने शिष्यों को कठिनाइयों का सामना करते हुए और दूसरों से तिरस्कार पाते हुए देख सकते हैं? कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। वरिष्ठ कमल फूल, आपका क्या मतलब है? शून्य विद्यालय के प्रमुख ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और महसूस किया कि स्थिति सही दिशा में नहीं जा रही है। हाँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इतने अच्छे पौधों के विकास में देरी करें। कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़े और फिर तुरंत ही उन्होंने शून्य विद्यालय के प्रमुख के पीछे खड़े लोगों के विशाल समूह की ओर देखा। लाखों बुजुर्गों और शिष्यों के सामने उन्होंने जोर से कहा, सभी, आज से यह शून्य पर्वत श्रृंखला कमल के फूल जैसी पर्वत श्रृंखला कहलाएगी। ये शून्य विद्यालय भी कमल के फूल जैसे विद्यालय में परिवर्तित हो जाएगा। मैं, कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति, आप सभी में असाधारण प्रतिभा देखता हूँ, इसलिए मैं आपको इन निकम्मे नौजवानों के साथ कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैं आप सभी के लिए अपने कमल पुष्प विद्यालय के द्वार खोलने को तैयार हूँ। बशर्ते आप यहाँ रुकने को तैयार हों, कोई भी मेरे कमल पुष्प विद्यालय में शामिल हो सकता है। मैं कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। मेरे कमल पुष्प विद्यालय ने किलिन राजकुमार के महल में प्रथम श्रेणी के विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया है। बशर्ते आप यहाँ रुकें, भविष्य में आप एक प्रथम श्रेणी के विद्यालय के वरिष्ठ और शिष्य बनेंगे। हो टिल्ड 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 टिल्ड। कमल के फूल जैसे दिखने वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति के बोलने के बाद भीड़ में तुरंत ही गर्मागर्म बहस छिड़ गई। शून्य विद्यालय के कई वरिष्ठों और शिष्यों ने एक दूसरे को देखकर खुशी के भाव प्रकट किए। वरिष्ठ कमल फूल, आपने ऐसा करके हद पार कर दी है। उस क्षण शून्य विद्यालय के प्रमुख का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे स्वयं अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनके कार्यों का असर शून्य विद्यालय के लाखों विद्यार्थियों के जीवन पर पड़े। अरे, मैं तो सिर्फ उनके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। क्या ये गलत है?
वैसे भी मैं उन्हें विकल्प दे रहा हूँ, मैंने उन पर कुछ भी थोपा नहीं है। अगर आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो ऐसा करने वाले आप ही हैं, है ना? अरे आप खुद तो निकम्मे हैं, फिर भी आने वाली पीढ़ी के इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों का नेतृत्व करना चाहते हैं। क्या आप उनके भविष्य को बर्बाद नहीं कर रहे हैं? कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम शून्य विद्यालय के प्रमुख ने गुस्से से दांत पीसे, लेकिन अंततः उन्होंने इसे जबरदस्ती सहन किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पीछे मौजूद भीड़ की ओर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जो भी मेरा अनुसरण करने को तैयार हैं, शून्य विद्यालय से बाहर निकलें और मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलें। शून्य विद्यालय के प्रमुख के बोलने के बाद अधिकांश प्रबंधक वरिष्ठ बाहर निकलकर उनके पीछे खड़े हो गए। उसी समय कई वरिष्ठ और शिष्य भी उनके पीछे पीछे शून्य विद्यालय से बाहर निकले और उनके पीछे जाने की तैयारी करने लगे। हालांकि चाहे वे बुजुर्ग हों या शिष्य, उस क्षण शून्य विद्यालय के प्रमुख के पीछे खड़े होने को तैयार, उनका अनुसरण करने को तैयार लोगों की संख्या केवल कुछ हजार ही थी। शेष बचे कई लाख बुजुर्ग और शिष्य वहीं खड़े रहे। जब विद्यालय के हित और उनके अपने हित के बीच टकराव हुआ तो उन लोगों ने शून्य विद्यालय के प्रमुख को सटीक उत्तर दिया, तुम हरामखोरों, विद्यालय प्रमुख तुम सबके साथ इतना स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, फिर भी तुम में कोई वफादारी नहीं है और तुम उनके साथ इतना ठंडा व्यवहार करते हो। क्या तुम्हारी अंतरात्मा को कुत्तों ने खा लिया है? ये दृश्य देखकर शून्य विद्यालय के प्रबंधक वरिष्ठों ने उन वरिष्ठों और शिष्यों की ओर इशारा किया और उन्हें जमकर कोसने लगे। वरिष्ठ अधिकारियों की निंदा का सामना करते हुए कई शिष्यों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वे चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। हालांकि कुछ शिष्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने जोर से जवाब दिया, वरिष्ठ अधिकारियों, क्या हम गलत हैं? बिल्कुल सही, वर्ल्ड स्कूल की शक्ति पहले ही समाप्त हो चुकी है। यदि हम आपका अनुसरण करेंगे तो हम केवल कमजोर होते जाएंगे और लोगों की अवहेलना के पात्र बनेंगे। वरिष्ठ कमल फूल की शक्ति अपार है, वे निश्चित रूप से हमें विशेषज्ञों के मार्ग पर ले जा सकते हैं। हम कमल फूल विद्यालय के शिष्य बनने और इसके साथ जीवन मरण बिताने के लिए तैयार हैं। कमल पुष्प विद्यालय, कमल पुष्प विद्यालय, कमल पुष्प विद्यालय, लानत है तुम सब नीच और घमंडी लोगों की, मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। उसी क्षण वरिष्ठ प्रबंधक क्रोधित हो गए और बोलते बोलते ही वे हमला करने के लिए तैयार हो गए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे कमल पुष्प विद्यालय के लोगों को छूने की हिम्मत कौन करता है। लेकिन ठीक उसी समय कमल पुष्प विद्यालय के बूढ़े व्यक्ति ने अचानक ठंडी सांस ली। साथ ही असीम गहन शक्ति बेकाबू हो उठी और एक निराकार भयंकर जानवर की तरह उसने हमला करने के लिए तैयार कई प्रबंधक बुजुर्गों पर आक्रमण कर दिया। शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति के एक ही प्रहार से उसने कई वरिष्ठ प्रबंधकों को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। उन सभी ने खून की उल्टी की और बुरी तरह घायल होने के कारण खड़े होने में असमर्थ थे। मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने बड़ों की बुरी तरह पिटाई देखकर शून्य विद्यालय का अनुसरण करने का निर्णय लेने वाले कई लोग क्रोधित हो गए। वे कमल के फूल जैसे बूढ़े व्यक्ति के विरुद्ध मृत्यु तक लड़ना चाहते थे। रुद्र, ये देखकर शून्य विद्यालय के प्रमुख ने जल्दी से जोर से चिल्लाया। भीड़ को रोकने के बाद उन्होंने कमल पुष्प विद्यालय में प्रवेश करने वाले कई लाख शिष्यों की ओर देखा और कहा, हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है। यदि आप पीछे रहना चाहते हैं तो मैं आपको अपने साथ आने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता। ये शब्द बोलने के बाद वह सबसे पहले चलने लगा और उस स्थान से जाने की तैयारी करने लगा। उसी समय कई हजार शिष्य और बुजुर्ग भी आगे बढ़े और तेजी से उसके पीछे चल दिए। उस क्षण चाहे वे क्रोधित हों या उन्हें लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी पीठ देखकर लोगों में अत्यंत दया का भाव उत्पन्न होता था। लेकिन जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला चोर। कोई भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता, बल्कि केवल उपहास और ठंडी मुस्कान ही देता है। बिल्कुल सही, चले जाओ बेघर कुत्तों, चलो देखते हैं कि 9 प्रांतों के इस महाद्वीप में तुम्हें घर कहाँ मिलता है। मेरे लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल को दुश्मन बनाने की हिम्मत की तो यही अंजाम होगा। हा हा हा। कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसनी शुरू कर दी। उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। वह चाहता था कि शून्य विद्यालय को अपना अस्तित्व बनाए रखने का कोई स्थान न मिले और अंततः लोगों की नज़रों से ओझल हो जाए और पूरी तरह से नष्ट हो जाए। 9 प्रांतों के महाद्वीप में कोई भी स्थान शून्य विद्यालय के लिए अपनी पहचान बनाने का स्थान है। दूसरी ओर आपके कमल पुष्प विद्यालय के पास इस शून्य पर्वत श्रृंखला पर अधिकार करने की क्या योग्यता है? लेकिन ठीक उसी समय आकाश से अचानक एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंज उठी, जो बिजली की तरह थी। आवाज इतनी तेज थी कि उससे आकाश और धरती कांप उठी। शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति भी स्थिर नहीं रह सके और लगभग गिर ही पड़े। जब भयानक कंपन थम गई तो सभी ने अपनी निगाहें आकाश की ओर उठाईं, और जब उन्होंने वर्तमान आकाश को देखा तो उस दृश्य को देखकर किसी के भी चेहरे के भाव में कोई खास बदलाव नहीं आया, क्योंकि वे सब बेहद स्तब्ध थे। इसका कारण ये था कि वर्तमान में आकाश में कई आकृतियां खड़ी थीं।
वे लोग हवा में खड़े होकर नीचे देख रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वे किसी देवता की तरह हवा में खड़े थे। शून्य विद्यालय और कमल पुष्प विद्यालय के लोगों के लिए उनकी अपार शक्ति ऐसी थी मानो वे स्वयं देवता हों। लेकिन उनके इतने हैरान होने का कारण उस समूह में मौजूद एक युवक था। उस युवक का चित्र एक समय 9 प्रांतों में हर जगह फैला हुआ था। हर कोई जानता था कि वह कौन है। वह वही खौफनाक शख्स था जिसका नाम सुनकर 9 प्रांत दहला देते थे, रुद्र। रुद्र, रुद्र। आसमान में रुद्र को देखकर सब लोग दंग गए। लोटस फ्लावर स्कूल के लोगों ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि रुद्र, जिसका नाम 9 प्रांतों को चौंका देता था और जो एक किंवदंती के समान चरित्र था, इस जगह पर क्यों आया था। लेकिन वे देख सकते थे कि रुद्र के पास वाकई में उतनी ही ताकत थी जितनी अफवाहों में बताई जाती थी, वरना वह हवा में खड़ा नहीं रह पाता। साथ ही रुद्र के आसपास खड़े सभी लोगों की साधना असाधारण थी। हर व्यक्ति के पास इतनी ताकत थी कि वह उन्हें मार सकता था। इसके अलावा भले ही उनकी शक्तियों को नज़रअंदाज कर दिया गया हो और उन पर चर्चा न की गई हो, फिर भी उनकी पहचान और पद बेहद खौफनाक थे। उनमें विश्व आत्मा संघ के लोग थे, किलिन राजकुमार के महल के स्वामी थे और यहाँ तक कि अमरेंद्र राजवंश के विशेषज्ञ भी थे। महाराज, कमलेश प्रणाम करता है। अचानक कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति ने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने अपना पिछला अहंकार त्याग दिया और अत्यंत विनम्रता से रुद्र और अन्य लोगों के सामने सिर झुकाया। महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। उसी क्षण सभी लोग होश में आ गए। वहां मौजूद सैकड़ों हजार लोग एक साथ जमीन पर घुटने टेक दिए। उनकी छोटी छोटी आवाजें एक साथ गूंज उठीं। घंटियों की तरह वे पूरे इलाके में गूंज उठीं। भीड़ के प्रणाम पर रुद्र ने ध्यान नहीं दिया। वह उछलकर आसमान से नीचे उतरा। वह शून्य विद्यालय के प्रमुख के पास गया, उन्हें सहारा देकर खड़ा किया और बोला, वरिष्ठ, मैं रुद्र देर से आया हूँ। लो लॉर्ड रुद्र। उस पल शून्य विद्यालय के प्रमुख की उत्तेजना का वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनकी आंखें चमक उठीं, उनका शरीर कांप उठा और अविश्वास से भरी फिर भी अतुलनीय प्रसन्नता भरी आवाज में उन्होंने कहा, क्या ये सच है कि आप सचमुच श्रीमान ग्रेकलॉक हैं। वॉर्ड स्कूल के प्रमुख के ये शब्द कहते ही लगभग सभी के चेहरे बदल गए, खासकर कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति के। उन्हें तो बेचैनी भी होने लगी। वे डर से कांपने लगे, क्योंकि उन्हें पहले ही यह महसूस हो चुका था कि वॉइड स्कूल के प्रमुख का रुद्र के साथ कोई साधारण रिश्ता नहीं है। वॉर्ड स्कूल के प्रबंधक, वरिष्ठ और कुछ प्रमुख शिष्य जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे और बेहद उत्साहित थे। वे रुद्र के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका उत्तर ही उनके भाग्य को बदलने वाला था। मैं ही वो श्रीमान ग्रेकलॉक हूँ जिसने आपसे पहले मदद मांगी थी और कई दिनों तक आपके वॉर्ड स्कूल में रुका था। रुद्र ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और विनम्रता से मुस्कुराया। फिर उसने तुरंत प्रबंधक, वरिष्ठों और कई शिष्यों की ओर देखा और कहा, वॉर्ड स्कूल के लोगों, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। कृपया जल्दी उठें। धन्यवाद भगवान रुद्र। कृतज्ञता और उत्साह से भरे एक साथ धन्यवाद के बाद वॉर्ड स्कूल के सभी लोग खड़े हो गए। उसी क्षण प्रबंधक, वरिष्ठों और प्रमुख शिष्यों के चेहरे आनंद से भर उठे, क्योंकि वे जानते थे कि आज उनका शून्य विद्यालय बच गया है। रुद्र की वर्तमान शक्ति और स्थिति को देखते हुए यदि वह उनके शून्य विद्यालय को थोड़ा सा भी समर्थन दे तो नीला प्रांत में उनकी स्थिति में सुधार होगा, संभवतः तेजी से भी। उठने के लिए किसने कहा, वापस घुटने टेक दो। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र का चेहरा अचानक बहुत बदल गया। उसने शून्य विद्यालय के भीतर खड़े सैकड़ों हजार शिष्यों की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया। उसकी जोरदार चीख सचमुच बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। यह इतनी तेज थी कि धरती कांप उठी, पेड़ दाएं बाएं हिलने लगे और पहाड़ी जंगल में जानवर और पक्षी क्रमशः भागने और उड़ने लगे। कई लाख शिष्य भय से कांप उठे और सभी जल्दी से वापस जमीन पर घुटने टेक दिए। उनके शरीर लगातार थरथरा रहे थे और उन्होंने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की। मैंने शून्य विद्यालय के लोगों को उठने को कहा था। तुम्हारा कमल फूल विद्यालय बेहतर होगा कि घुटने टेक दे। अगर किसी ने बिना अनुमति के खड़े होने की हिम्मत की तो मैं उसका सिर वहीं काट दूंगा, रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा। रुद्र के ये शब्द सुनते ही लोटस फ्लावर स्कूल में सभी लोग घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे कि रुद्र और वॉर्ड स्कूल का रिश्ता सामान्य नहीं था। उन्होंने ही वॉर्ड स्कूल को इस स्थिति में पहुंचाया था, इसलिए आज उनका दुर्भाग्य निश्चित था। वरिष्ठ, दरअसल आज यहाँ आने का मेरा मकसद आपसे कुछ चर्चा करना है। इसके तुरंत बाद रुद्र ने अपनी नज़रें वापस शून्य विद्यालय के प्रमुख की ओर घुमाईं। प्रभु रुद्र, आप जो चाहें कहें। जब तक मैं सक्षम हूँ मैं आपकी हर तरह से सहायता करूँगा। शून्य विद्यालय के प्रमुख ने शीघ्रता से उत्तर दिया। मैं आपके वॉर्ड स्कूल और मेरे नीले ड्रैगन स्कूल के बीच गठबंधन स्थापित करना चाहता हूँ। वरिष्ठ, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या नीले ड्रैगन स्कूल के साथ गठबंधन? रुद्र के बोलते ही मानो आसमान में बिजली कड़क उठी। इससे वहां मौजूद सभी लोग इतने चौंक गए कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उस समय नीले ड्रैगन स्कूल की शक्ति क्या थी? ये 9 प्रांतों में नंबर 1 स्कूल के रूप में प्रतिष्ठित था।
ऐसी अफवाह थी कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में अनगिनत बड़ी शक्तियां नीले ड्रैगन स्कूल के साथ गठबंधन करना चाहती थीं, लेकिन उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया था। किन प्रांत के अधिपति प्रतिष्ठित विला ने भी गठबंधन स्थापित करने की इच्छा जताई, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। नीले ड्रैगन स्कूल के साथ गठबंधन में केवल 2 ही शक्तियां थीं। एक थी विश्व आत्मा संघ और दूसरी थी किलिन राजकुमार के महल। विश्व आत्मा संघ के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये 9 प्रांतों की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक थी। जहां तक किलिन राजकुमार के महल की बात है, हालांकि यह विश्व आत्मा संघ के बराबर तो नहीं था, लेकिन कम से कम यह नीला प्रांत का अधिपति तो था। लेकिन उसका वॉर्ड स्कूल एक छोटा सा मामूली स्कूल था। नीला प्रांत जैसी जगह में यह एक छोटी सी शक्ति थी जिसे कोई भी कुचल सकता था। लेकिन फिलहाल नीले ड्रैगन स्कूल के साथ गठबंधन करने का मौका मिला। इसने सचमुच लोगों को अविश्वास से भर दिया। मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल तैयार हूँ। वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने झटपट सिर हिलाया। उनका सिर मानो लगातार झुक रहा था, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वाह, तो अब तो काम हो गया। मैंने किलिन राजकुमार के महल के स्वामी को शून्य विद्यालय को प्रथम श्रेणी का विद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन भेज दिया है। इतना ही नहीं, किलिन राजकुमार के महल के स्वामी ने सहमति भी दे दी है। ये कहते हुए रुद्र ने आकाश की ओर देखा। उसने किलिन राजकुमार के महल के वर्तमान स्वामी चीफे ज्ञान की ओर देखा। ये शब्द सुनकर वॉर्ड स्कूल के सभी लोगों ने उत्साह से भरी निगाहों से चीफे ज्ञान की ओर देखा। चीफे ज्ञान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सच है। हालांकि वर्तमान वॉर्ड स्कूल में प्रथम श्रेणी के स्कूल जितनी ताकत नहीं है, मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही उस स्तर तक पहुंच जाएगा और नीला प्रांत के अधिकांश स्कूलों को भी पीछे छोड़ देगा। धन्यवाद भगवान रुद्र, धन्यवाद हवेली के स्वामी। उसी क्षण शून्य विद्यालय के लोग फिर से जमीन पर घुटने टेक दिए। उनकी कृतज्ञता हृदय से निकली थी। वे रुद्र द्वारा दी गई सहायता के लिए आभारी थे। अरे, इतनी विनम्रता की जरूरत नहीं है। जल्दी उठो। रुद्र ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, तभी हवा का एक झोंका आया और वॉइड स्कूल के घुटनों के बल बैठे लोगों को उठा लिया। फिर उसने कहा, चूंकि हम एक गठबंधन हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ सहयोग योजनाएं होंगी। इस समय मेरा नीले ड्रैगन स्कूल बड़े पैमाने पर शिष्य भर्ती कर रहा है। हालांकि कुछ शिष्य मेरे नीले ड्रैगन स्कूल में साधना करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, फिर भी उन शिष्यों में काफ़ी प्रतिभा है, इसलिए मेरा नीले ड्रैगन स्कूल ऐसी प्रतिभाओं को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। तो आज से जो लोग मेरे नीले ड्रैगन स्कूल में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन मेरे नीले ड्रैगन स्कूल के शिष्य नहीं बन सकते, हम उन्हें वॉर्ड स्कूल से परिचित कराएंगे। यदि वे इच्छुक हों तो वे वॉर्ड स्कूल में आकर स्कूल प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। वरिष्ठ, क्या आप इच्छुक हैं? मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने तुरंत सिर हिलाया क्योंकि वह जानते थे कि यह एक बहुत ही दुर्लभ अवसर था। वर्तमान में नीले ड्रैगन स्कूल में प्रवेश पाने की इच्छा रखने वाले शिष्य 9 प्रांतों के महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। भले ही वे लोग अपर्याप्त योग्यता के कारण नीले ड्रैगन स्कूल के शिष्य न बन पाए हों, फिर भी नीला प्रांत की नज़र में वे दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे। यदि उन जैसे प्रतिभाशाली छात्र उसके शून्य विद्यालय में प्रवेश कर पाते तो उसका विद्यालय अत्यंत शीघ्रता से अजेय शक्ति से समृद्ध हो जाता। यद्यपि वह नीले ड्रैगन विद्यालय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं हो पाता, फिर भी कम से कम नीला प्रांत की सीमाओं के भीतर वह प्रांत में शीघ्र ही अपना स्थान बना लेता। वरिष्ठ, चूंकि आप तैयार हैं, मैं अपने नीले ड्रैगन स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए अभी आपके साथ गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करता हूं। अब से मेरा नीले ड्रैगन स्कूल आपके वॉर्ड स्कूल के साथ गौरव और अपमान, उन्नति और पतन दोनों में भागीदार होगा। रुद्र ने बोलते हुए एक कागज का टुकड़ा निकाला। यह एक गठबंधन समझौते का दस्तावेज था। उस पर नीले ड्रैगन स्कूल और वॉर्ड स्कूल के बीच गठबंधन की शर्तें विस्तार से लिखी हुई थीं। समझौते को देखकर वॉर्ड स्कूल के प्रमुख, जो बेहद उत्साहित थे, ने बिना देखे ही जल्दबाजी में 2 बड़े अक्षरों में वॉर्ड स्कूल लिख दिया। फिर उन्होंने उस पर अपने हाथ का निशान लगा दिया। उस क्षण वॉर्ड स्कूल में हर कोई बेहद उत्साहित था, क्योंकि सभी जानते थे कि आज से उनका वॉर्ड स्कूल बहुत ऊंचा उठेगा। नीले ड्रैगन स्कूल की निगरानी में और छोटे से नीला प्रांत की बात ही छोड़िए, भविष्य में यहाँ तक कि 9 प्रांतों के महाद्वीप में भी कोई भी उनके वॉइड स्कूल को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जहाँ कुछ लोग प्रसन्न थे, वहीं कुछ लोग दुखी थे। शून्य विद्यालय के लोग प्रसन्न थे, वहीं शून्य विद्यालय के वे कई लाख शिष्य और वरिष्ठ, जिन्होंने अब कमल पुष्प विद्यालय में शामिल होने का विकल्प चुना था, अत्यंत दुखी थे और उनके चेहरे पश्चाताप से भरे हुए थे। ठीक उसी क्षण सचमुच पश्चाताप से उनकी आंतें हरी पड़ गईं और उनका मन मरने को भी करने लगा। उन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्हें इतना काया और भयभीत नहीं होना चाहिए था, कि उन्हें शून्य विद्यालय के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था, कि उन्हें कमलेश द्वारा दिए गए प्रलोभन के प्रति लालची नहीं होना चाहिए था। दृढ़ निश्चय न रखने के कारण ही उन्होंने आकाश में विचरण करने का अवसर खो दिया। एकमात्र विचार की त्रुटि से उन्होंने एक विशाल स्वर्गीय अवसर को गंवा दिया।
दुनिया में सब कुछ मौजूद था, लेकिन पछतावे की दवा नहीं थी। उन्हें अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ी। आप लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के प्रमुख हैं, है ना? गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रुद्र हल्के से मुस्कुराते हुए मुड़ा और लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा। मैं ही लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल का प्रमुख कमलेश हूँ। लॉर्ड्स फ्लावर ओल्ड मैन ने जल्दी से जवाब दिया। वह सचमुच डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ। आप खड़े होकर बोलिए। रुद्र का लहजा बहुत ही सौम्य था। ये शब्द सुनकर कमल के फूल जैसे दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को मन ही मन बहुत खुशी हुई और उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि रुद्र उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी करने की तैयारी नहीं कर रहा है। इसलिए वह तुरंत खड़ा हो गया और रुद्र को बार बार प्रणाम करते हुए बोला, धन्यवाद भगवान रुद्र, धन्यवाद। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने शून्य विद्यालय की भूमि पर कब्जा करने की हिम्मत की और शून्य विद्यालय के वरिष्ठों और शिष्यों को भी जबरदस्ती अपने साथ ले गए। लेकिन अचानक रुद्र का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कमल के फूल वाले बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए गुस्से से उसे फटकारा, फिर शून्य विद्यालय के साथ विश्वासघात करने वाले कई लाख लोगों की ओर उंगली करके कहा, तुम्हें ये घमंडी लोग पसंद हैं जो एहसान और दया को भूलकर अपने ही विद्यालय के साथ विश्वासघात करके अपनी रक्षा करना चाहते हैं, है ना? ठीक है, आज तुम इन सबको यहाँ से ले जाओगे। इन्हें अपने कमल पुष्प विद्यालय में वापस ले आओ। अब से ये तुम्हारे कमल पुष्प विद्यालय का हिस्सा हैं और जीवन भर इनके साथ तुम्हारे कमल पुष्प विद्यालय का नाम जुड़ा रहेगा। लेकिन ये बात याद रखना, आज से तुम्हारे लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के लोग अपनी छोटी सी ज़मीन में ही रहना। अगर उन्होंने ज़रा भी कदम बाहर बढ़ाया तो मैं बिना किसी बहस के उन्हें मार डालूंगा। हे प्रभु, मुझ पर दया करो, हे प्रभु, मुझ पर दया करो। मैं अज्ञानी था, मैं मर जाता और मुझे लालची नहीं होना चाहिए था। परंतु रुद्र, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के लिए जीवन का एक मार्ग छोड़ दें। आखिरकार मुझे नहीं पता था कि वॉइड स्कूल आपको जानता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी वॉइड स्कूल का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। उसी क्षण लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल का बूढ़ा व्यक्ति एक झटके में जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। वह लगातार रुद्र के सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगता रहा और उनसे क्षमा मांगता रहा। आज तुम सबको न मारकर मैं पहले ही जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। भाग जाओ, मुझसे बकवास करने की हिम्मत मत करना। अगर नहीं भागे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रुद्र की आवाज़ गरजती हुई बिजली की तरह थी जो लगातार गूंज रही थी। उसी समय उसके द्वारा उत्सर्जित असीम आभा और भयावह हत्या की मंशा भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। जैसा आप चाहें, मैं चलता हूँ, मैं अभी चलता हूँ। ये कहते ही कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति बुरी तरह घबरा गए। वे जल्दी से खड़े हुए और कमल के फूल वाले स्कूल के समूह को लेकर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर वे अभी चले गए तो बचने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, लेकिन अगर वे नहीं गए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। रुको! लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम चले, रुद्र ने फिर से जोर से चिल्लाया। उसने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें चलने के लिए किसने कहा? मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, इसलिए अभी लुढ़को, पहाड़ से नीचे लुढ़को। रुद्र, हद से ज्यादा दादागिरी मत करो। तुम तो बस एक नासमझ बच्चे हो, फिर भी हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? ठीक उसी समय लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के एक वरिष्ठ प्रबंधक ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए गुस्से से उसे कोसना शुरू कर दिया। धमाका! हालांकि उसके बोलते ही वह व्यक्ति खून के धुंध में बदल गया। ये दृश्य बहुत तेजी से घटित हुआ। किसी को नहीं पता था कि हमला किसने किया, लेकिन लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के लोग बुरी तरह भयभीत हो गए थे। महाराज, हमें बख्श दीजिए, हम अभी लुढ़केंगे, हम लुढ़केंगे। आखिरकार किसी ने भी हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की। कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति के नेतृत्व में कमल के फूल स्कूल के लोग पहाड़ पर चढ़ने के लिए बनी सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगे। तुम लोग क्या घूर रहे हो? यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे? जब कमल के फूल जैसे दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति दूर लुढ़कता चला गया तो रुद्र ने शून्य विद्यालय के भीतर घुटने टेक कर बैठे सैकड़ों हजार लोगों की ओर फिर से उंगली उठाई। विद्यालय प्रमुख, दया करो, विद्यालय प्रमुख, दया करो। विद्यालय प्रमुख, हमें अपनी गलतियां पता हैं, हमें एक मौका दीजिए। प्रधान विद्यालय प्रमुख महोदय, आपने मुझे बचपन से देखा है, आप मेरे पिता समान हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे नए सिरे से शुरुआत करने का मौका दीजिए। वे लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन अंततः कोई भी अपनी जगह से हिला तक नहीं, बल्कि वे शून्य विद्यालय के प्रमुख की ओर मुंह करके क्षमा मांगने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र ने पहले जो शब्द कहे थे वे बहुत स्पष्ट थे। हालांकि उन्होंने लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल को मृत्यु का मार्ग नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने उन्हें जीवन का मार्ग भी नहीं दिखाया। भविष्य में यदि लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल द्वारा नीले ड्रैगन स्कूल को नाराज करने की खबर फैल जाती है तो संभावना है कि नीले ड्रैगन स्कूल द्वारा कुछ भी न करने पर भी नीले ड्रैगन स्कूल के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छुक कई शक्तियां स्वेच्छा से लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल को नष्ट करने के लिए आगे आ जाएंगी।
यदि आज वे सचमुच कमल के फूल वाले बूढ़े व्यक्ति का अनुसरण करते हुए कमल के फूल वाले स्कूल में वापस चले जाते हैं तो उनका सामना निश्चित रूप से मृत्यु के मार्ग से ही होगा। ये लाखों बुजुर्गों और शिष्यों के दुख भरे विलाप को सुनकर शून्य विद्यालय के प्रमुख के चेहरे पर उनकी दुर्भावना स्पष्ट दिखाई दी। उनका हृदय नर्म पड़ गया, सचमुच नर्म पड़ गया। आखिरकार वे बुजुर्ग और शिष्य थे जिन्होंने वर्षों तक उनका अनुसरण किया था। इसलिए वह मुड़ा, रुद्र की ओर देखा और उन लोगों के लिए विनती करना चाहता था। बूम 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 बूम। लेकिन उसके बोलने से पहले ही रुद्र ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और कई मुट्ठियां चलाईं। लोगों के विशाल जनसमूह में धमाकों की गूंज सुनाई दी। जब भी कोई धमाका होता तो उससे ऊर्जा की प्रचंड लहरें उठतीं। जो भी लोग इस लहर की चपेट में आए वे पल भर में खून के धुंध में बदल गए। यहाँ तक कि जो लोग लहरों की चपेट में नहीं आए वे भी इसके अवशेषों से प्रभावित हुए। अगर वे मरे नहीं तो घायल जरूर हुए। पलक झपकते ही कई दसियों हजार लोग रुद्र के हाथों बुरी तरह मारे गए। उस क्षण शून्य विद्यालय के लोग स्तब्ध और भयभीत हो गए क्योंकि उन्होंने अंततः रुद्र की शक्ति देख ली थी। वह शक्ति जिसके बारे में अफवाह थी कि वह स्वर्गलोक के लोगों को भी मार सकती है। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हम अभी शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे। गड़गड़ाहट शांत होते ही जीवित बचे लोगों में से किसी ने भी भीख मांगने की हिम्मत नहीं की। डर से कांपते चेहरों के साथ वे बाहर भागे और पहाड़ से नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ते ही वे तेजी से लुढ़कते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगे। तो शून्य पर्वत श्रृंखला पर एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। सैकड़ों हजारों लोग असहनीय पीड़ा में पहाड़ों से नीचे लुढ़क रहे थे। और जब आखिरी शिष्य विद्यालय के चौक से निकलकर पहाड़ पर चढ़ने वाले रास्ते की ओर बढ़ा तब रुद्र ने शून्य विद्यालय के प्रमुख के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वरिष्ठ, वे आज आपको धोखा दे सकते हैं तो भविष्य में भी दे सकते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के प्रति भी सहानुभूति रखते हैं तो इस दुनिया में जहां बलवान खाता है और कमजोर मांस का टुकड़ा, आप अपना स्थान कैसे बना पाएंगे। रुद्र की बातें सुनकर शून्य विद्यालय के प्रमुख का शरीर कांप उठा। उनकी निगाहों में न केवल शुद्ध सम्मान था बल्कि हृदय से निकली प्रशंसा भी थी। दरअसल वह रुद्र की बातों का तर्क समझ गया था, लेकिन इंसान का दिल शरीर के साथ साथ बढ़ता है। अच्छे और बुरे में स्पष्ट अंतर कर पाने और निर्णायक रूप से वार करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। कम से कम फिलहाल तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन 17 साल का वह युवक रुद्र ऐसा कर सकता था। भला वह उसका सम्मान क्यों न करे। लॉर्ड्स फ्लावर स्कूल के लोगों को भगा देने के बाद वॉर्ड स्कूल के प्रमुख ने रुद्र और अन्य लोगों के स्वागत के लिए एक भोज का आयोजन किया। वॉर्ड स्कूल के गर्मजोशी भरे स्वागत को देखकर रुद्र और अन्य लोगों ने इसे अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय वॉर्ड स्कूल द्वारा किए गए उपकार का बदला चुकाने के अलावा वह यहाँ एक और उद्देश्य से आया था। वह उद्देश्य था वॉर्ड स्कूल के शून्य टावर में वापस लौटना। उस समय रुद्र पहले ही शून्य टावर में प्रवेश कर चुका था और जैसे ही उसने प्रवेश किया रुद्र के सामने एक अत्यंत अंधकार में और धुंधली चेतना प्रकट हुई। वह व्यक्ति वास्तव में वॉर्ड स्कूल का संस्थापक था, वह महाविशेषज्ञ जो 1000 साल पहले आदिराज का विरोध करने में सक्षम था, शून्यनाथ। हालांकि वर्तमान शून्यनाथ रुद्र द्वारा पहली बार देखे जाने की तुलना में बेहद कमजोर हो चुका था। ये भी संभव था कि वह किसी भी क्षण गायब हो जाए। उसकी चेतना अब कुछ और दिनों तक टिकने में असमर्थ थी। वरिष्ठ शून्यनाथ, ये कनिष्ठ आपको प्रणाम करता है। हालांकि 1000 साल पहले के उस महाविशेषज्ञ की शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी, फिर भी रुद्र उनके प्रति अत्यंत आदरपूर्ण भाव रखता था। बच्चे, तुम बुरे नहीं हो। महज 2 साल के कम समय में ही तुम इस स्तर तक पहुंच गए हो। तुम मुझसे और उस बूढ़े आदिराज से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। आज तुम यहाँ मेरी स्रोत ऊर्जा के लिए आए होगे, है ना। शून्यनाथ हवा में तैरते हुए हल्की मुस्कान के साथ रुद्र की ओर देखा। हालांकि उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से बहुत कमजोरी थी। ये देखा जा सकता था कि उसके पास जीने के लिए अब ज्यादा दिन नहीं बचे थे। वरिष्ठ, मैं, शून्यनाथ के सवालों का सामना करते हुए रुद्र बिल्कुल अवाक रह गया, क्योंकि शून्यनाथ ने ठीक यही कहा था। वह यहाँ अपनी स्रोत ऊर्जा प्राप्त करने आया था। आखिरकार शून्यनाथ एक महाविशेषज्ञ था। उसकी साधना स्वर्गलोक के शिखर के करीब होनी चाहिए। ऐसी ऊर्जा से अग्नि की साधना में बहुत वृद्धि हो सकती थी। रुद्र इस अवसर को खोना नहीं चाहता था और अग्नि तो इसे और भी ज्यादा खोना नहीं चाहती थी। ओह, बुरा मत मानो, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। हालांकि शून्यनाथ ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह पहले की बात होती तो मैं निश्चित रूप से किसी को भी अपनी स्रोत ऊर्जा अवशोषित करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि मुझे लगता था कि इससे मैं अपूर्ण हो जाऊंगा। आज भी मुझे यही लगता है। मूल ऊर्जा ही मनुष्य का आधार है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी मूल ऊर्जा ही न हो तो वह पुनर्तः मृत हो जाएगा। इस संसार में उसके पास केवल एक कंकाल ही शेष रहेगा। लेकिन अब मैंने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है। मैं तुम्हें अपनी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने देने के लिए तैयार हूँ। इसका एकमात्र कारण यह है कि तुमने अभी अभी मेरे शून्य विद्यालय को बचाया है।
चाहे आपने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि आपको लगा कि मेरी स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करने की इच्छा से आप मेरे ऋणी होंगे, या आपने ये याद करते हुए किया हो कि शून्य विद्यालय ने उस समय आपकी मदद की थी, मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। मेरे पीछे आओ, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सब मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे शून्य विद्यालय की निकम्मी अगली पीढ़ी की थोड़ी और मदद कर पाओगे ताकि मेरा शून्य विद्यालय इतनी जल्दी खत्म न हो जाए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, शून्यनाथ हवा में तैरने लगा और शून्य टावर की चोटी की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसने अपने हाथ से दीवारों पर बने चित्रों को छुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि ये चित्र, जो देखने में आकर्षक नहीं थे, वास्तव में यांत्रिक यंत्र थे। वे इतने छिपे हुए थे कि वर्तमान रुद्र भी उन्हें नहीं देख पाया था। शून्यनाथ ने ऊपर से नीचे तक सभी तंत्रों को सक्रिय किया। जब वह शून्य टावर के निचले हिस्से में लौटा तो चट्टानों की सतह से एक सुरंग प्रकट हुई। शून्यनाथ का पीछा करते हुए सुरंग में प्रवेश करने पर रुद्र को पता चला कि वहां एक गुप्त कमरा है। गुप्त कमरा बहुत बड़ा नहीं था, वह चौकोर था लेकिन बेहद भव्य था। गुप्त कमरे के बीच में पत्थर से बना एक ताबूत था। उस पत्थर के ताबूत पर कोई ढक्कन नहीं था और पास जाने से पहले ही रुद्र को अंदर से ठंडक महसूस हुई। ठीक है, ले लो, ये सब तुम्हारे हैं, लेकिन इन्हें पाने के बाद मेरे वॉर्ड स्कूल की मदद करना याद रखना। ये कहते हुए शून्यनाथ ने राहत भरी मुस्कान दी। उसका शरीर लहराने लगा और अंत में वह गैस के धागों में बदल गया। कुछ देर हवा में घूमने के बाद वह धुएं की तरह गायब हो गया। उसने अपनी चेतना को स्वेच्छा से भंग कर दिया। अभी वह पूरी तरह से मर चुका है। मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं स्वयं इस व्यक्ति की मूल ऊर्जा को शुद्ध करूंगा, एग्नि ने उत्तेजित होकर कहा। बिना देरी किए रुद्र ने इच्छाशक्ति से विश्व आत्मा द्वार खोल दिया। एग्नि की सुंदर आकृति भी काले प्रकाश की एक धुंधली सी लकीर में बदल गई। वह तुरंत बाहर निकली और पत्थर के ताबूत के ऊपर खड़ी हो गई। वाह रुद्र, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। यहाँ वाकई कुछ अनमोल चीजें हैं। देखो। उसी क्षण एग्नि के अत्यंत सुंदर छोटे चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। बिना कुछ और कहे उसने अपना छोटा सा मुंह खोला और असीम अवशोषण शक्ति विस्फोट की तरह बाहर निकली और उसने शून्यनाथ की स्रोत ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसी क्षण रुद्र ने यह भी पाया कि शून्यनाथ की चेतना भंग होने के बाद पत्थर के ताबूत के भीतर की चमक वास्तव में थोड़ी और बढ़ गई थी। ठंडक की तीव्रता भी काफी बढ़ गई थी। जब रुद्र पास पहुंचा तो उसने देखा कि पत्थर की कब्र के अंदर एक सूखा शव पड़ा हुआ था। सूखे शव का शरीर टूटे हुए पत्थरों की एक परत से ढका हुआ था। वे टूटे हुए पत्थर नीले रंग के थे और हर एक पत्थर से बर्फ से भी कहीं अधिक ठंडी हवा निकल रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नीले रंग के उन टूटे हुए पत्थरों के भीतर वास्तव में दिव्य शक्ति समाहित थी। दिव्य शक्ति का घनत्व अत्यंत भयावह था और दिव्य शक्ति के अलावा उनमें कुछ विशेष प्रचंड ऊर्जा वाली वस्तुएं भी थीं। संक्षेप में, वे टूटे हुए पत्थर स्पष्ट रूप से साधारण वस्तुएं नहीं थीं। वे विचित्र दिव्य वस्तुएं थीं। ऐसा लगता है कि ये टूटी हुई चट्टानें ही मुख्य कारण है जिनकी वजह से शून्यनाथ की चेतना इतने लंबे समय तक जीवित रही। रुद्र ने कहा, इतना ही नहीं, इन टूटे हुए पत्थरों के अलावा इस शून्य टावर की संरचना को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। इन दोनों के मेल के कारण ही उसकी चेतना इतने लंबे समय तक जीवित रह सकी। लेकिन साथ ही वह केवल इसी टावर के भीतर रह सकता था। अगर वह बाहर निकलता तो उसकी चेतना तुरंत बिखर जाती। रुद्र, ये टूटे हुए पत्थर साधारण नहीं हैं। इनमें समाहित शक्ति अत्यंत प्रचंड है। सामान्य लोग इन्हें परिष्कृत नहीं कर सकते, लेकिन तुम कर सकते हो। जल्दी से इसे आजमा कर देखो, शायद इससे तुम गहन साधना के 8वें स्तर तक पहुंच सको, एग्नि ने उत्साह से कहा। एग्नि, तुम सचमुच स्वर्गलोक के दूसरे स्तर में पहुंच गई हो। एग्नि को देखकर रुद्र थोड़ा चौंक गया। पहले तो वह स्पष्ट रूप से गहन साधना के 9वें स्तर पर थी, लेकिन शून्यनाथ की स्रोत ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद वह वास्तव में स्वर्गलोक के दूसरे स्तर में पहुंच गई। इतने लंबे समय तक समझने के बाद रुद्र को पता चल गया था कि एग्नि की ताकत बहुत अधिक थी। वास्तविक युद्ध शक्ति के मामले में वह विशिष्ट आयुध वाले रुद्र से भी अधिक शक्तिशाली थी। लेकिन एग्नि को अपनी साधना को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक स्रोत ऊर्जा की आवश्यकता थी, या कम से कम रूबी की विश्व आत्मा की तुलना में एग्नि को बहुत अधिक स्रोत ऊर्जा की आवश्यकता थी। लेकिन अभी एग्नि लगातार 2 स्तरों को पार करने में सक्षम थी और साथ ही गहन साधना से स्वर्ग साधना में भी पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि शून्यनाथ की स्रोत ऊर्जा वाकई साधारण नहीं थी। जब वह जीवित था तब उस बूढ़े व्यक्ति की शक्ति निश्चित रूप से बहुत प्रबल थी। इस बूढ़े व्यक्ति की साधना स्वर्गलोक के 8वें स्तर की थी और इन टूटे हुए पत्थरों के पोषण के कारण उनकी मूल ऊर्जा का जरा सा भी क्षय नहीं हुआ, बल्कि उसमें थोड़ी सी वृद्धि भी हुई। एग्नि ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। अपनी साधना में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण वह भी बहुत खुश थी। लगता है इस बार यह यात्रा वाकई सार्थक रही। उसी क्षण रुद्र का चेहरा भी उत्साह से खिल उठा। उसने नीले रंग के टूटे हुए पत्थरों पर एक नज़र डाली।
उसे महसूस हुआ कि इन टूटे हुए पत्थरों में निहित दिव्य शक्ति के बल पर यदि रुद्र इन्हें परिष्कृत कर दे तो उसके लिए गहन साधना के 8वें स्तर में प्रवेश करना कठिन नहीं होगा। वे नीले रंग के टूटे हुए पत्थर बहुत खास थे। हालांकि वे संख्या में कम थे, लेकिन उन्हें परिष्कृत करना बहुत चुनौतीपूर्ण था। रुद्र ने अनुमान लगाया कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसके लिए इन टूटी हुई चट्टानों को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन उसके लिए इन टूटी हुई चट्टानों को परिष्कृत करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। महज 2 घंटे के समय में रुद्र ने नीले रंग के टूटे हुए पत्थरों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया। इसके अलावा सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि चाहे वह उन्मादी शक्ति हो या दिव्य शक्ति, वे सभी उसके दांतियान में मौजूद दिव्य बिजली द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गईं। एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से जिन विचित्रताओं को परिष्कृत करना असंभव था, वे रुद्र के सामने साधना की विचित्रताएं थीं। इससे एक बार फिर उनके शरीर में मौजूद दिव्य बिजली की प्रबल शक्ति का पता चलता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नीले रंग के टूटे हुए पत्थरों को परिष्कृत करने के बाद रुद्र वास्तव में गहन साधना के 8वें स्तर में प्रवेश कर गया। इसके अलावा उस समय तक रुद्र ने गहन साधना की मालाएं भी नहीं बनाई थीं। विशालकाय बंदर राजा ने रुद्र को 30 मिलियन गहन मनके दिए, लेकिन रुद्र जानता था कि उसे साधना के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा और भी भयावह होती जाएगी। 30 मिलियन गहन मन के शायद आवश्यक संसाधनों के आधे के भी करीब नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए यदि वह उन सभी को परिष्कृत भी कर ले तो भी वह कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए रुद्र ने जहांगीर को नीले ड्रैगन स्कूल के उत्कृष्ट वरिष्ठों और शिष्यों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ स्वयं नीले ड्रैगन स्कूल को मजबूत और विकसित करने के लिए 10 मिलियन मनके दिए। आखिरकार एक दिन तो उसे इस स्थान को छोड़कर पूर्वी सागर क्षेत्र की ओर जाना ही था। रुद्र ने शेष 20 मिलियन गहन मनके को परिष्कृत नहीं किया। उसने उन्हें अपने पास ही छोड़ दिया ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग कर सके। जहां तक नीले रंग के टूटे हुए पत्थरों की बात है, वे वास्तव में रुद्र को गहन साधना के 8वें स्तर तक सीधे पहुंचाने में सक्षम थे, जबकि उसके दांतियान में बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। इसके अलावा ब्रेकथ्रू के बाद उसके दांतियान में कुछ शक्ति संचित हुई, जिसका अर्थ ये था कि नीले रंग के टूटे हुए पत्थर साधारण नहीं थे। वरिष्ठ महोदय, धन्यवाद। जब तक मैं रुद्र जीवित हूं, मैं निश्चित रूप से शून्य विद्यालय को और अधिक समृद्ध बनाऊंगा। अपनी साधना शक्ति बढ़ाने के बाद रुद्र ने आत्मा संरचना तकनीकों का उपयोग करके एक ताबूत का आवरण बनाया। उस आवरण पर उसने एक टैबलेट भी बनाया और शून्यनाथ का नाम लिखकर उनके प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। ये सब करने के बाद ही रुद्र गुप्त कक्ष से बाहर निकला और गुप्त कक्ष को बंद करने के बाद वह शून्य टावर से बाहर चला गया। रुद्र के शून्य टावर छोड़ने के बाद वर्ल्ड स्कूल ने भोज की व्यवस्था पूरी कर ली थी, इसलिए रुद्र और अन्य सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। रुद्र की वर्तमान स्थिति के कारण शून्य विद्यालय में किसी ने भी उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि वह शून्य टावर में क्या करने गया था। दूसरी ओर रूबी, जो रुद्र की यात्रा का कारण जानती थी, ने अपना छोटा सा मुंह रुद्र के कान के पास लाकर धीरे से पूछा, कैसा रहा? सफल रहा। ये देखो। रुद्र ने हल्की सी मुस्कान के साथ रूबी का पीला सा छोटा हाथ पकड़ लिया। विशेष विधियों का प्रयोग करते हुए उसने रूबी के हाथ में एक आभा तरंग भेजी। तुमने सफलता प्राप्त कर ली। रुद्र की गहन साधना के 8वें स्तर की आभा को महसूस करते हुए रूबी की निर्मल आंखें तुरंत घूम गईं और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव आ गया। अगर रुद्र ने 1 साल पहले ही गहन साधना के 8वें स्तर को पार कर लिया होता तो वह इतनी हैरान नहीं होती, लेकिन रुद्र के साथ उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। रुद्र की साधना विधि जानने के बाद उसका हैरान होना स्वाभाविक था। शुरुआत में सोचे तो रुद्र ने गहन साधना के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। इसलिए रूबी अच्छी तरह समझती थी कि अगर रुद्र फिर से सफलता प्राप्त करना चाहता है तो कीमत और भी अधिक होगी, लेकिन अभी उसने सफलता प्राप्त कर ली है। इसका मतलब है कि रुद्र को अपनी यात्रा में कुछ विशेष लाभ अवश्य मिले होंगे। वह शून्यनाथ अभी भी वहीं था। हालांकि वह शून्य टावर से बाहर नहीं निकल सका, लेकिन शून्य विद्यालय में घटित होने वाली घटनाओं को वह देख सकता था। उसने देखा कि मैंने शून्य विद्यालय की रक्षा की और उसके हृदय में कृतज्ञता का भाव जागा, इसलिए उसने वे विलक्षण वस्तुएं मुझे सौंप दी जिन्होंने उसकी चेतना को 1000 वर्षों तक नष्ट होने से बचाया था। अगर ये चीजें आम लोगों को दी जाती तो शायद वे इन्हें सीधे तौर पर विकसित नहीं कर पाते और इनका केवल सहायक प्रभाव ही होता, लेकिन संयोगवश मैं इन्हें परिष्कृत करने में सक्षम हो गया। रुद्र ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह रूबी के कान के पास गया और उसने सारी घटना का विस्तृत वर्णन किया। और सब कुछ जानने के बाद रूबी का मूड बहुत अच्छा था। उसका नन्हा सा सुंदर चेहरा शुरू से अंत तक एक प्यारी सी मुस्कान से खिल उठा था। वह दिल से रुद्र के लिए खुश थी। सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद भोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। ये वाकई एक भव्य भोज था और रुद्र और अन्य लोगों को धन्यवाद देने के लिए ये कहा जा सकता है कि द्वितीय श्रेणी के विद्यालय शून्य विद्यालय ने सभी स्वादिष्ट व्यंजन और खजाने अपने साथ ले लिए। वे व्यंजन केवल लजीज भोजन ही नहीं थे,
उनमें आध्यात्मिक औषधि, मूल औषधि और यहाँ तक कि गहन औषधि जैसी विशेष सामग्रियों से बने व्यंजन भी शामिल थे। इनका प्रभाव साधना में सहायक होता था। हालांकि इस तरह के व्यंजनों का रुद्र और अन्य लोगों पर जरा भी असर नहीं हुआ, लेकिन कम से कम उन्होंने वॉर्ड स्कूल की ईमानदारी और गर्मजोशी को महसूस किया। ऐसी स्थिति में वहाँ कई लोग महान व्यक्तित्व वाले थे। रुद्र, रूबी, जय, चीफ ए ग्यांग और विश्व आत्मा संघ के उपाध्यक्ष जैसे लोगों को छोड़ दे तो यहाँ तक कि धनंजय भी आए थे, जो कई वर्षों तक 100 मोड़ों की घाटी में रहे थे। फिलहाल रुद्र और बाकी लोग जानते थे कि असल में वह अमरेंद्र राजवंश का एक सेनापति था। उसकी साधना का स्तर स्वर्गलोक के 7वें स्तर तक था और वह रुद्र को नीले ड्रैगन स्कूल के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अमरेंद्र राजवंश का प्रतिनिधि था। उच्च कोटि के उच्च पद और सामर्थ्य वाले महान व्यक्तित्वों का सामना करते समय शून्य विद्यालय के लोग अत्यंत संयमित थे। उन्हें इस बात का गहरा भय था कि कहीं वे अनजाने में कुछ गलत न कह दें और उन महान व्यक्तित्वों को नाराज न कर दें। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। ऐसी स्थिति में रुद्र लोगों को जोड़ने वाला सेतु बन गया। इसका असर वाकई बहुत अच्छा रहा। जैसे जैसे लोग बातें करते गए, वैसे वैसे उनकी बातचीत में रुचि बढ़ती गई और वे दिन से रात तक बातें करते रहे। लेकिन जब रात का गहरा अंधेरा छा गया और आकाश तारों से भर गया, तो पश्चिमी रात्रि आकाश में एक परिवर्तन दिखाई दिया। महाराजों, जल्दी देखिए, सामने का आकाश सचमुच चमकीला है। वॉर्ड स्कूल के एक वरिष्ठ ने सबसे पहले ये दृश्य देखा और दूर की ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से कहा, ये है। जब रुद्र और अन्य लोगों ने क्षितिज की ओर देखा तो उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जबकि उनकी आंखें काफी बड़ी हो गईं। उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से पश्चिमी रात्रि आकाश में एक चमकीला भाग देखा। हालांकि ये केवल एक विचित्र दृश्य नहीं था, क्योंकि चमकीला भाग गतिमान था। इतना ही नहीं, वह उनकी ओर बढ़ रहा था। अंततः प्रकाश का वह रहस्यमय पिंड निकट आने लगा। रुद्र और अन्य लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वह ज्वालाओं का एक विशाल क्षेत्र था। जैसे ही वह पहुंचा, उसने आकाश और चंद्रमा को ढक लिया। उसने आकाश को जलते हुए आग की तरह लाल कर दिया और धरती को भी तेज रोशनी से जगमगा दिया। हे भगवान, ये क्या है? उसी क्षण वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। खासकर वॉर्ड स्कूल के लोग, वे तो डर के मारे चीखने ही लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आकाश में जो दृश्य था वह सचमुच बहुत डरावना था। हालांकि वे अभी तक ये पता नहीं लगा पाए थे कि वह क्या था, लेकिन वे उस चीज की भयावहता को महसूस कर सकते थे। ये बुरा है, यह मेरे शून्य विद्यालय की ओर बढ़ रहा है। अचानक किसी ने जोर से चीख मारी और भोज स्थल को छोड़कर शून्य विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। दरअसल आसमान को ढकने वाली लपटें सचमुच वॉर्ड स्कूल की ओर बढ़ रही थीं। पास पहुंचने से पहले ही वॉर्ड पर्वत श्रृंखला दिन के उजाले की तरह जगमगा उठी थी। लोग झुलसा देने वाली गर्मी को महसूस कर पा रहे थे। सब लोग घबराओ मत, जहां हो वहीं रहो। उसी क्षण सर्वोच्च साधना प्राप्त धनंजय ने जोर से चिल्लाया। उसकी गर्जनापूर्ण आवाज शून्य विद्यालय के अंदर और बाहर गूंज उठी। तभी घबराए हुए वरिष्ठ और शिष्य शांत हुए। हालांकि उन्होंने भीड़ को शांत कर दिया, लेकिन वे खुद गंभीर रूप से भौहें चढ़ाए हुए थे। उनकी निगाहों में बेचैनी झलक रही थी, क्योंकि आसमान में फैली विशाल ज्वालाओं को देखकर उन्हें भी असीम भय का अनुभव हो रहा था।